लक से पूर्व साम्राज्य का राजकुमार अकेले सेनाओं को नष्ट करने की शक्ति रखता था। डार्क ड्रैगन नाइट के नाम से जाना जाने वाला हार के बाद वह खुद को जेल की कोठरी में बंद पाता है। एक लड़की उसके पास आती है और वह उससे सुनने की भीख मांगता है। कहता है कि वह सब कुछ समझा सकता है। वह लड़की को बताता है कि एक बिल्ली ने एक महिला का पर्स चुरा लिया था और उसका पीछा करते हुए वह गलती से स्कूल के शावर रूम में गिर गया। वह एक लड़की के ऊपर गिरा था और सोच रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा, और सोचा कि उसे इस स्थिति से जल्दी निकलने के लिए कुछ सोचना होगा। वह उससे प्यारी और खूबसूरत कहता है, वह उसे गुंडा कहती है और उसे एहसास होता है कि उसे उसकी कहानी की परवाह नहीं। वह पूछती है कि क्या तलवार का उपकरण उसका है और कहती है कि 2 तलवारें, खासकर काली, देखना दुर्लभ है। एक और लड़की आती है, पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। नई लड़की उसे बताती है कि हेडमास्टर उससे मिलना चाहते हैं और वे अपने कैदी को साथ ले जाते हैं। एक नई लड़की उसे कहती है कि लड़कियों को नहाते हुए झांकने की उसमें हिम्मत है और वह उसे फिर से कहानी बताने की कोशिश करता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि वह एक अकादमी में है और हंगामा करने के लिए हेडमास्टर से माफी मांगता है। हेडमास्टर उसे पिछले युद्ध में गिरे पूर्व साम्राज्य के राजकुमार के रूप में पहचानती है और बताती है कि वह इस बच्चे को जानती है और अगर वह उससे कहे तो उसमें किसी लड़की को घूरने की भी हिम्मत नहीं होगी। वह उससे इस अकादमी के बारे में पूछती है। वह बताती है कि लड़कियों में मशीनी ड्रैगन चलाने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए यह उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक लड़कियों का स्कूल है। हालांकि वह चाहती है कि वह यहाँ काम करे और वह पूछता है कि वह किसी आदमी से ऐसा करने को क्यों कहेगी। वह उसे बताती है कि लड़कों के लिए मेचा चलाना दुर्लभ है। लड़कियां उस पर चिल्लाती हैं और गोरी लड़की अंदर आकर कहती है कि उसका यहाँ काम करना अस्वीकार्य है। उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसकी साजिश उसने देखी थी और लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं कि अगर वह उसके करीब आई तो वह फिर से उसके साथ साजिश रचेगा। हेडमास्टर उसे बताता है कि वह उसे लड़की के रहमोकरम पर छोड़ देगा और लड़की उसे उससे लड़ने का आदेश देती है। लड़कियों को लगता है कि वह किसी आदमी से हार नहीं सकती, लेकिन हेडमास्टर उसे चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि उसने एक टूर्नामेंट अजेय होकर जीता था और उसे अजेय सबसे कमजोर के रूप में जाना जाता है। उसे लगता है कि वह ठरकी है और उसे उसकी जगह दिखाएगी। वह कहती है कि यह द्वंद्व उसका भाग्य तय करेगा। यदि वह हारा तो अपने कर्मों के लिए अपराधी बन जाएगा। वह लड़कियों से कहती है कि सबको बता दें कि नए राज्य की राजकुमारी पूर्व राजकुमार से लड़ेगी। वह पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वह बताती है कि वह नए राज्य की पहली राजकुमारी है जिसने 5 साल पहले उसका साम्राज्य नष्ट किया था। वह उससे कहती है कि मिलकर अच्छा लगा और वह सोचता है कि वह यहाँ कैसे आ गया। उसकी बहन उससे मिलती है, पूछती है कि वह उसके स्कूल में क्या कर रहा है। वह माफी मांगता है और लड़की से पूछता है कि क्या वह पूरे समय खड़ी रहेगी। वह कहती है कि हाँ, क्योंकि उसने सुना है कि अगर वह ज्यादा पास आई तो वह उसकी स्कर्ट उठा देगा और यह निराशाजनक है कि उसकी सहेली का भाई एक बेकार लंपट है। उसकी बहन पूछती है कि अगर वह जेल गया तो उसका कर्ज कौन चुकाएगा। वह कहती है कि युद्ध के बाद से उन्हें अपराधी माना गया है, उन पर पहले से ही बहुत बड़ा कर्ज है। वह उसे कहती है कि उसे और जिम्मेदार बनना होगा और वह बताता है कि वह ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लड़की उसे बताती है कि उसके प्रयास बहुत स्पष्ट हैं कि वह लड़कियों को उनके स्नान पकड़ने के लिए कितना बेताब है। वह रिंग में आता है और पूरी भीड़ उसे चिल्लाते सुनती है। मशीनें एक बाधा लगाती हैं और नई राजकुमारी से लड़ने के लिए मैच शुरू होता है। लड़की उससे पूछती है कि क्या वह जानता है कि उसने उसे इस द्वंद्व युद्ध के लिए क्यों चुनौती दी, और वह पूछता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह पहले एक राजकुमार था। वह कहती है, जीतने पर पता चले। मैच शुरू होता है और वह अपना आह्वान करता है। वह कहती है कि वह दयनीय लग रहा है और उसकी मशीन बिल्कुल अलग स्तर पर है। उसके पास एक दिव्य वस्त्र है। उसकी बहन जानती है कि इस मशीन में ऐसी क्षमता है जिससे सामान्य मशीनें कुछ नहीं कर सकती और इसे केवल सबसे कुशल ही चला सकते हैं। शिक्षक उन्हें लड़ने को कहते हैं और वह तुरंत उस पर गोली चलाने लगती है। वह उसकी गोलियों से बचने के लिए उड़ता है और वह उससे कहती है कि उसे अच्छा समय दे क्योंकि उसे जोरदार मुकाबला पसंद है। वह उसकी जादुई क्षमता से बचने की कोशिश करता है लेकिन सीधा हमला झेलता है। उसने पूछा कि अगर मैच ड्रॉ हुआ तो क्या बात बन पाएगी। उसने बाथरूम में हुई घटना के लिए माफी मांगी और लड़की सोचती है कि वह सिर्फ बेवकूफ नहीं, मूर्खों का राजा है। वह तोप बुलाती है। लड़की कहती है, ड्रैगन छोड़ो, छिपी तलवार चलाओ। वह माफी मांगता है, कहता है इस्तेमाल नहीं करेगा। लड़की कहती है, तुम्हारा अंत होगा। उसके धातु हथियार उस पर उड़ते हैं पर वह तेजी से चकमा देता और रोकता है, पर वह अपनी लेजर बीम उस पर चलाती है। बहन की दोस्त को लगता है कि वह हारने वाला है, पर बहन कहती है कि वह इतनी आसानी से नहीं हारेगा। राजकुमारी हैरान है कि वह अभी भी कैसे जिंदा है। उसे लगता है कि वह उससे खेल रहा है, इसलिए वह अपना अंतिम हथियार निकालती है और उसकी पूरी ऊर्जा सक्रिय करती है। वह उसे अपने दिव्य वस्त्र से दया की भीख मांगने को कहती है और एक गुरुत्वाकर्षण हमला भेजती है जो उसे जमीन की ओर गिरा देता है।
उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, पर वह कहती है कि उसका खेल खत्म। उसके हथियार आपस में टकराने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वह नियंत्रण खो रही है। वह उसे मशीन से निकलने को कहता है, पर वह कहती है कि वह ऐसे नहीं हारेगी। दूर से आवाज आती है और बाधाएं गायब हो जाती हैं। वे एक अगाध ड्रैगन को मशीनों को खाते, उन्हें नष्ट करते देखते हैं। सभी छात्रों को तुरंत खाली करना होगा। एबिस राजकुमारी पर गोली चलाता है और लक्स उसे बचाता है। वे हमलों से बचते हैं और लड़कियां डर जाती हैं। एरी उन्हें दिलासा देती है कि उसका भाई किसी खाई से नहीं हारेगा। लक्स ड्रैगन से दूर भागता है। उसे याद आता है कि उसने खाई को अकेले नष्ट न कर पाने पर मदद मांगी थी। उसने कहा था कि वह तोप चलाने का संकेत देगा, उसे तैयार रहना होगा। वह आसमान में चकमा देता है, ड्रैगन पर वार कर उसे अपने जाल की ओर खींचता है। अगाध राजकुमारी की ओर बढ़ता है, पर वह उसे विचलित करता है, पर अगाध उसकी बाह काट देता है। राजकुमारी इस मौके का फायदा उठाती है और अजगर पर गोली चलाकर उसे नष्ट कर देती है। लक्स गिरता है और मिस्ट सुंडेरे उसे देखने जाती हैं। शावर का प्रसंग फिर आगे बढ़ता है और वह सोचती है कि यह पहली बार है जब किसी पुरुष ने उसकी रक्षा या मदद करने की कोशिश की है। अपने छात्रावास के अंदर वह दर्द में सपने देखता है, खुद को एक तालाब को घूरते हुए, और अपने भाई को यह पूछते हुए सुनता है कि वह क्या करने का इरादा रखता है। उसके भाई ने उससे पूछा था कि क्या वह उसके साथ रहने को तैयार है या उसके अपने कुछ और इरादे हैं। वह अपने सपने से जागता है और देखता है कि राजकुमारी उसकी देखभाल के लिए यहाँ है। वह पूछता है कि वह यहाँ क्यों है, जिस पर वह कहती है कि उसने उसे बचाया। वह खुद को अतिस्माता बताती है। उसे बचाने के लिए वह आभारी है और कहती है कि वह एक उदार, दयालु राजकुमारी है। वे एक दूसरे को घूरकर हंसते हैं और वह उसे बताती है कि उसे उस पर भरोसा है। वह कहती है कि वह उसे अपने द्वंद्व का असली कारण बताएगी और नहाते हुए उसे देखने के बाद वह उसे यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। और वह उसका प्लॉट देखने के लिए माफी मांगता है, पर उसे सुंदर कहता है। वह उसे कहती है कि वह एक गंदा कुत्ता है और उसे मर जाना चाहिए। वह उसे बताती है कि वह इसी बारे में बात कर रही थी और फिर उसे अपने प्लॉट के ऊपर एक निशान दिखाती है। वह उससे बताती है कि उसने यह बात किसी को नहीं बताई है और उसे इसे राज रखना चाहिए। वह उसे बताता है कि वह इसे राज रखेगा और अपनी तलवारों की कसम खाता है। वह पूछती है कि उसने द्वंद्व युद्ध में तलवार क्यों नहीं चलाई, पर उसे कुछ सूझता नहीं। वह बताती है कि उसकी सजा इस लड़कियों के स्कूल में जाना होगा। वह उसे लीशा बुलाने को कहती है, जैसे वह उसकी सहपाठी हो, और चली जाती है। एक लड़की उन पर नजर रख रही थी और सोचती है कि यह लक्स आर्केडिया कौन है। अगले दिन शिक्षक लक्स को कक्षा से मिलवाते हैं और उसे अभिवादन करने को कहते हैं। वह अपना परिचय देता है और लीशा उसे पसंद करने लगी है। लड़कियां उसे प्यारा मानती हैं और सोचती हैं कि वह बहुत शक्तिशाली होगा। वह घर जाना चाहता था, तभी उसे गुलाबी बालों वाली फिलूफी दिखी। उसे लगा 7 साल हो गए हैं। उसने टीचर को बताया कि वह उसकी बचपन की दोस्त है। टीचर ने उसे उसके बगल में बैठने दिया और लीशा को जलन हुई। वह फिल्फी से उसकी किताब मांगता है, पर वह उसे फाई बुलाने को कहती है। क्लास को उनके उपनाम प्यारे लगते हैं और वह उसे किताब देकर लू बुलाती है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या वह कारीगर है। उनमें से एक उसकी सेवा के लिए उसका हाथ मांगती है, तो दूसरी लड़की सोचती है कि उसे भी कुछ ऐसा ही। उनमें से एक ने कागज पर अनुरोध बनाए ताकि सब उससे सेवा ले सकें और उसे लक्सी बुलाने लगे। लीशा उसके पास आकर कहती है कि उसकी भी एक गुजारिश है। वह चाहती है कि अब से वह उसका एक्सक्लूसिव पर्सनल असिस्टेंट बने। वे लड़ने लगते हैं और लीशा उसे चुप कराने के लिए एक डोनट देती है। वह इसे खाकर उसे बताती है कि लू असहज है, उसे पीछे हटना चाहिए। क्रूर लड़की लीशा को बताती है कि हेडमास्टर ने उसे संभालने को कहा था। लक्स इस झमेले से निकलने को मान जाता है और उसके साथ चली जाती है। वह उसे उस मुश्किल से निकालने के लिए धन्यवाद देता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह उससे पूछती है कि क्या उसने ब्लैक हीरो, उस महान ड्रैग नाइट के बारे में सुना है जिसने अकेले पूरे साम्राज्य को गिरा दिया था। वह उसे बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है और उसे उससे एक अनुरोध है, ब्लैक हीरो को ढूंढो। वह उसे आदेश देती है क्योंकि उसे उससे निजी काम है। एक दिन वह सोचता है कि वह सपना क्या था। वह प्लॉट को पकड़ता है, कंबल अच्छा लगता है, पर उसे एहसास होता है कि वह प्लॉट को पकड़े है और भाग जाता है। वह पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। वह बताती है कि यह उसका कमरा है और वे इसी वजह से साथ सोए थे। वह उससे कहता है कि खुद को ढक ले क्योंकि वह सब कुछ देख सकता है। एरी अपने भाई से कहती है कि उसे हैरानी है कि वह इस स्कूल में आकर फिर से कोई नई कहानी कैसे बना सकता है। वह उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। हेडमास्टर ने उन्हें साथ रखा क्योंकि कोई और जगह खाली नहीं थी और वह उस पर अपनी बहन के लिए भरोसा करती है। एरी उसे सावधान करती है क्योंकि उसके बारे में अफवाहें फैल रही हैं। वह चली जाती है और वह पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही है। वह कहती है अगर और रुकी तो तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। वह कहती है यह मजाक है और चली जाती है। वह एक खलिहान में जाता है और कहता है कि वह
वह एक अनुरोध के लिए आया है। वह लीशा को फर्श पर पड़ा देख पूछता है, दुकान का मैनेजर कौन है? वह बताती है कि वही मैनेजर है और उसे उसका ठीक किया ड्रैगन दिखाती है। वो पूछता है कि उसने इतना अच्छा काम कैसे किया, तो वह बताती है कि उसने यह इसलिए किया ताकि वह स्कूल के नाइट स्क्वाड में शामिल हो सके। वह कहती है कि उसने उसकी क्षमताओं में संभावना देखी और चाहती है कि वह उनके नए राज्य के लिए अपनी ताकत दे। वह तलवार लेता है और कहता है कि वह जो कर सकता है करेगा। वह उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वह आया, पर एक और विनती है। उन्होंने हाथ पकड़े पूरा दिन घूमा और वह कहती है कि बेहतर शूरवीर बनने के लिए उन्हें एक दूसरे को जानना होगा। वह उसे रेस्टोरेंट ले गई। उसे लगा यह महंगा है। वह कहती है कि वह राजकुमारी है, उसे बाहर ले जा सकती है, पर बटुआ भूल गई। फिर भी उन्हें खाना मिलता है। वह माफी मांगती है क्योंकि उसे लंच कराना था। वह उसकी बड़ी लंबी क्रीमी स्टिक चखती है और उसे स्वादिष्ट लगता है। एक टावर पर जाते हैं। वह कहती है उसे नजारा पसंद है। वह बताता है कि छोटा था तब यह जगह साफ करने आता था। वह सोचती है कि वह हैंडमैन राजकुमार कैसे था। वह प्रभावित है कि राजकुमारी होकर भी वह मशीनें इतनी अच्छी ठीक करती है। वह चली जाती है। पूछती है राजकुमारी होने और व्यवहार करने का क्या अर्थ है। उसने बताया कि 5 साल पहले उसे युद्धबंदी बनाया गया था, पिता राजा के खिलाफ। वह उसे बताती है कि पेट पर का निशान उन लोगों के कारण था जो उसे अपनी संपत्ति मानते थे और वह चाहती थी कि उसका पिता देश के बजाय उसे बचाने आए। वह कहती है कि वह मर नहीं सकती थी, इसीलिए उसे सब कुछ छोड़कर उस साम्राज्य का साथ देना पड़ा जिसने उसे त्याग दिया था। उसे राजकुमारी जैसा महसूस नहीं होता, पर पिता की मृत्यु के बाद वही सिंहासन की एकमात्र वारिस थी। रात में वह सोचता है कि वह एक राजकुमार के योग्य कुछ भी नहीं कर पाया। उसे याद है कि उसके भाई ने उन सबको क्यों मारा था। उसे याद है कि उसका भाई पागलों की तरह उस पर हंसते हुए कह रहा था कि वह उपयोगी था। उन्हें पाताल की भीड़ बुलाने वाली सीटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वह उसे बताता है कि अगर उसने सबको नहीं मारा होता तो वे उसे मार डालते। उसका भाई उसे बताता है कि वह कुछ नहीं समझता। लक्स जागता है, हैरान है कैसे सो गया और घंटियां बजती सुनता है। शिक्षक बताता है कि एक खाई खुल गई है जिसे खत्म करने सुरक्षा बल जा रहे हैं। वे बचाव की आखिरी पंक्ति हैं, लड़ने को तैयार रहें। लीशा उसे बताती है कि सेना में कमी के कारण वह जा रही है। वह कहती है कि चिंता न करे, वह मजबूत है और चली जाती है। एरी पूछती है कि क्या कुछ गलत है और लक्स को हाल ही में रसातल में वृद्धि का एहसास होता है, पर कारण नहीं पता। लीशा विशाल स्लाइम पर हमला करने को तैयार होती है, तभी सीटी बजती है। स्लाइम फट जाता है। फिर सीटी की आवाज सुनकर लक्स को बताती है। स्लाइम फटता है और कोई अंडों को तुरंत फूटने को कहता है। सैकड़ों खाइयां दिखती हैं और एक आदमी भीतर से आता है। वह उसे बताता है कि वह पिछले साम्राज्य का कमांडर है और लीशा उसे देशद्रोह कहती है। वह कहता है कि यह उसकी मातृभूमि है और फिर सीटी बजाता है। खाइयां उड़ने लगती हैं, पर लीशा उन्हें लेजर तोपों से रोकती है। पर दूसरा उस पर हमला करता है और वह पिछड़ने लगती है। एक ड्रैग नाइट वापस आकर उन्हें बताता है कि वे खतरे में हैं। लक्स अपनी बहन से कहता है कि वह लीशा की मदद करेगा, पर बहन कहती है कि वह अपनी कमजोर मशीन से कुछ नहीं कर सकता, खासकर तलवार के बिना। वह उससे चिंता न करने को कहता है और जाने का फैसला करता है। लीशा अभी भी अपने गुरुत्वाकर्षण हथियार से ड्रैगन के खिलाफ लड़ रही है। वह पूछती है कि क्या बाकी सब सुरक्षित हैं, पर वे कहते हैं कि वे लड़ने की हालत में नहीं है। लीशा कहती है कि वह नेता के पास जाएगी, अगाधों पर उसके नियंत्रण को खत्म करने। आदमी फिर से सीटी बजाता है और 3 अगाध उस पर गोली चलाने लगते हैं। वह चकमा देने की कोशिश करती है, पर उनका नेता उसे गिरा देता है। उन्हें पूरे साम्राज्य की विद्रोही सेना दिखती है। लक्स उसे डटे रहने को कहता है, पर वह कहती है कि ठीक है, क्योंकि आखिर में वह कुछ नहीं कर सकी। एक राजकुमारी के योग्य। उसने बताया कि मुश्किल था, पर वह राजकुमारी बनना और खुद को साबित करना चाहती थी। नेता उसे दयनीय कहानी सुनाने से रोकता है और उसका निशान दिखाने के लिए उसकी कमीज फाड़ देता है, यह कहते हुए कि यह उसी ने किया था और उसे याद आता है। वह अपनी तलवार उसकी ओर फेंकती है और जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला होता है, लक्स उसे बचाने आता है। लक्स उसे बताता है कि राजकुमार के तौर पर वह भी कुछ नहीं कर पाया। उसने सबको बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहा, इसलिए अब वह लोगों को बचाने में जुटा है। उसका हाथ कट जाता है, पर वह अपनी जादुई शक्ति से अपनी मशीन को छोड़ता है। वह काली तलवार निकालता है। वह काले कवच में ढक जाता है और उन्हें पता चलता है कि उसके पास ब्लैक डिवाइन रेमेंट है। एरी देखती है कि उसके भाई ने इसे जारी किया है और लड़की को एहसास होता है कि वह ब्लैक हीरो है। अपने कवच के साथ वह अपने रास्ते में आने वाले सभी रसातल को नष्ट करता है। वह उन्हें एक एक करके उड़ा देता है और उसकी बहन को याद आता है कि वह वही ड्रैग नाइट था जिसने अकेले हजारों मशीन ड्रैगन को नष्ट किया था।
अगले दिन लक्स स्कूल जाता है। लड़कियां उसे जीत पर बधाई देती हैं। एरी बताती है कि उन्होंने उसके दर्जे के राजकुमार के लिए एक उपयुक्त सरप्राइज तैयार किया है। लीशा अंदर आती है, उसे धन्यवाद देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द गले में अटक जाते हैं क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी उसका असर है। एरी आती है, उसे बधाई देती है और लीशा उसे बेवकूफ लड़की कहती है क्योंकि उसने लक्स के खाने से पहले ही खा लिया था। हेडमास्टर टोस्ट करने का फैसला करते हैं और वे सभी भोजन का आनंद लेते हैं। खासकर उसकी बहन उसे खिला रही है क्योंकि सिस्टर कॉम्प्लेक्स प्लॉट जरूरी है। कुछ लड़कियों को लगता है वे उसके साथ ज्यादा सहज हैं और क्रुल्सिफर यह देखती है। हेडमास्टर की उससे एक और विनती है, वह एक प्रतियोगिता रखेगी। जो यह कागज पकड़ेगा उसे 1 हफ्ते लक्स मिलेगा। वह उससे कहती है कि अगर वह 1 घंटे तक छिपकर कागज अपने पास रख ले तो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। बेचारा लक्स जान बचाकर भागने लगता है। पूरे कैंपस में लड़कियां उसे ढूंढने दौड़ने लगती हैं और वह लीशा के शेड में छिप जाता है। वह उससे कहती है कि वह अभी यहाँ छिप सकता है, पर वह उससे ब्लैक हीरो के बारे में पूछना चाहती है। जिसने भी उसे देखा वह इसे राज रखेगा, लेकिन उसकी दिव्य पोशाक की क्षमता जानने से उसके शोध में मदद मिलेगी। लक्स बताता है कि उसकी रीलोड ऑन फायर समय को संपीड़ित कर सकती है और उसे मुक्त कर सकती है, लेकिन लिशा उसे रोकती है और कहती है कि वह सबसे पुरानी चाल में फंस गया। लक्स उससे कहता है कि अगर वह उसे नीचे उतरने देगी तो वह फॉर्म सौंप देगा। लक्स कैंपस में छिपा है। फी पीछे से आती है। बहन ने उसे पकड़ने पर केक का वादा किया था तो फी उसे रोकने में पूरी ताकत लगाती है। वह चुपके से कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वह अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करती है जिससे वह अपना होश खो देता है और लाल कागज गिर जाता है। वह कागज लेने के लिए उसे छोड़ती है पर वह छीनकर केक का वादा कर भाग जाता है। केवल 10 मिनट बचे थे। वह लाइब्रेरी में बक्सों के पीछे छिप जाता है। लड़कियां अंदर आती हैं। क्रुल्सिफर भी उनमें है। उसे एहसास होता है कि वह लड़कियों के चेंजिंग रूम में फंस गया है। वे सोचती हैं कि लक्स से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह लीशा पर बाथ हाउस में गिर गया था। अपनी गिरी प्रतिष्ठा पर उसे अपराध बोध होता है। एक लड़की क्रुल्सिफर से किताब लाने को कहती है। किताब ढूंढते हुए वह देखती है कि लक्स उसे घूर रहा है। उसी पल लक्स की जिंदगी खत्म हो जाती है और लड़कियां सोचती हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है। क्रुल्सिफर कहती है कि किताब मिलते ही वह उनके पीछे आएगी। उनके जाने के बाद क्रुल्सिफर लक्स को बताती है कि अब खतरा नहीं, छिपने की जरूरत नहीं। 1 घंटा कुछ मिनट पहले ही बीता है। वह उसका कागज सुरक्षित रख सकती है। लक्स सोचता है अभी क्यों बचा, पर क्रुल्सिफर ने बताया यह उसकी योजना थी। उसने घड़ी की सुई हिलाकर उसे धोखा दिया ताकि पूरे हफ्ते उससे जो चाहे करवा सके। लक्स सोचती है कि क्या वह होश में है। उसी रात एरी उसे ज्यादा ध्यान खींचने से रोकती है। वे एक गुप्त कमरे में जाते हैं जहां हेडमिस्ट्रेस इंतजार कर रही है। वह उसे ड्रैगन सिटी दिखाती है और बताती है कि यह पिछली सदी से बंद खंडहरों में प्रवेश की कुंजी हो सकती है। वे अगले हफ्ते हमला करेंगे और वह चाहती है कि लक्स उसके लिए उसे खोले। लक्स अपना कर्तव्य समझता है, लेकिन उस रात एरी उसे सावधान रहने और क्रुल्सी को उड़ाते समय सुरक्षा का उपयोग करने के लिए कहती है। वह उसे अगले हफ्ते अपनी डेट पर सावधान रहने को कहती है क्योंकि शायद वह कुछ छिपा रही है। अगली सुबह क्रुल्सिफर उसे अपनी इच्छाएं बताने लगती है। राजनीतिक विवाह के कारण उसे इस राज्य में आना पड़ा, पर आजादी खोने से पहले वह अपने लक्ष्य पूरे करना चाहती है। इसीलिए बटलर को प्रेमी होने का भ्रम देने के लिए वह लक्स का उपयोग करेगी। वह उसे करीब आने को कहती है और उसके कान में फुसफुसाती है। लड़कियां चीखने लगती हैं। क्रुल्सिफर उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह सबको उसके ताक झांक के बारे में बता देगी। ये लड़कियां डरावनी हैं। रात में क्रुल्सिफर लक्स को अकेले पढ़ाती है, पर लीशा बीच में आ जाती है। फाई आकर लक्स पर सो जाती है और लीशा फिर जल जाती है। लीशा का क्रुल्सिफर से अभी काम बाकी है। रिश्ते की गहराई जान क्रुल्सिफर का चुप रहना स्वाभाविक है। क्रुल्सिफर को नहीं पता यहाँ प्यार कैसा है, क्या हाथ पकड़ना गंभीर है, पर लीशा की दोस्त बताती है कि उसे ज्यादा नहीं पता। लक्स ने लीशा से पूछा कि चुंबन क्या है। वह शर्माकर बोली कि उसे सब पता है। उसने बताया कि यह शादी के बाद ही होता है और बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है। फी ने लक्स को चूमा, ये बताना चाहा, पर कोई सुन न पाया। क्रुल्सिफर ने उसे आराम करने को कहा ताकि वे कल डेट पर जा सकें और लीशा गुस्से में फट पड़ी। अगली सुबह क्रुल्सिफर ने लक्स को प्रभावित करने के लिए अपनी सबसे प्यारी पोशाक पहनी और सबका ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए कैंपस में घूमी। यह सब जरूरी है ताकि यह असली लगे। शर्लक होम्स और वॉटसन छिपकर घूम रहे हैं। पहले वे कपड़े खरीदने जाते हैं, पर लक्स राजकुमार होते हुए भी कभी महंगी दुकान में नहीं गया।
वे दुकान से बाहर निकलते हैं और क्रुल्सिफर ने उसे राजकुमार जैसा दिखने के लिए सूट दिलवाए हैं। वे शहर में रात का खाना खाने जाते हैं और सूर्यास्त के दौरान चलते हुए लक्स सोचता है कि वह उसे ऐसे क्यों दिख रही है। क्रुल्सिफर उसे बताती है कि वह साइड से हैंडसम दिखता है, लेकिन लक्स पूछने की कोशिश करता है कि क्या रेस्टोरेंट यहीं पास में है। लक्स उसे घूरता है, तभी ऊपर से सरसराहट आती है। डाकू आकर उन्हें धमकाते हैं कि बेवकूफी करने पर उनके साथी उन्हें उड़ा देंगे। लक्स सोचता है कि शाही परिवार से होने के कारण क्या वे उन्हें अगवा करना चाहते हैं, पर क्रुल्सिफर कहती है कि अगर वह उन्हें भटका सके तो वह अपना मशीन ड्रैगन बुलाएगी। लक्स तलवार निकालता है और सामने के डाकुओं को मार गिराता है। गोलियां उन्हें खत्म करने आती हैं, पर क्रुल्सिफर लक्स को बचाने के लिए उन्हें रोक देती है। मेका उसे नष्ट करने को तैयार होते हैं, पर क्रुल्सिफर अपनी रक्त शक्ति से भविष्य देख उन्हें एक ही वार में खत्म कर देती है। लीशा और फी स्थिति समझाते हैं, पर लक्स पूछता है कि वे हैलोवीन जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। वे बताते हैं कि यह उसे बचाने का भेष था, पर फी देखती है कि एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक रहस्यमयी औरत गली से निकलकर उसका गला घोंट देती है। वह क्रुल्सिफर से कहती है कि बहुत समय हो गया है, और क्रुल्सिफर को याद आता है कि वह अल्टेराइज है। प्लॉल्ट पॉसैब वाली लड़की उनके साथ डिनर पर जाती है और लक्स हैरान है कि लीशा और फाई उनके साथ क्यों आए। क्रुल्सिफर लक्स को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और उसका बटलर सोचता है कि यह लड़का कौन है। लीशा कहती है कि वे निश्चित रूप से डेटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन लक्स लीशा को अभी चुप रहने के लिए कहता है। पीछे से एक आदमी आता है, पूछता है कि वे अभी उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। वह अल्टेराइज से कहता है कि अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखने का इंतजार नहीं कर पाया और उसका चेहरा पकड़कर उसकी प्रशंसा करता है। वह उसका हाथ पकड़ता है, अपना परिचय वाल्जराइड के रूप में देता है। वह 4 बड़े परिवारों में से एक का मुखिया है जो क्रुल्सिफर से शादी करेगा, लेकिन वह उसे बताती है कि वह पहले से ही रिश्ते में है। वह आदमी हंसता है और कहता है कि यह लड़का उसके मुकाबले एक मामूली किसान है। क्रुल्सिफर उसे दफा होने और अपनी पत्नी न बुलाने को कहती है। वह आदमी क्रुल्सिफर के लिए लक्स को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है और लक्स से पूछता है कि वह इस बारे में क्या सोचता है। क्रुल्सिफर इसे 2 बनाम 2 करने का सुझाव देती है और उसे बताती है कि वह अल्टेराइज के साथ मिलकर उनसे लड़ सकता है। आदमी द्वंद्व युद्ध स्वीकार करता है और उन्हें वहां आने को कहता है। लक्स उसके आने का आश्वासन देता है। उसी रात आदमी को खंडहरों में घुसने का रहस्य पता चलता है और उसका मुखबिर लक्स का भाई होता है। सुबह क्रुल्सिफर आकर उसे बचाने के लिए द्वंद्व युद्ध स्वीकार करने हेतु धन्यवाद देती है। वह सोचती है कि वह इस स्थिति से अभी भी कैसे ठीक है, जबकि वह उसका असली बॉयफ्रेंड नहीं है, और लीशा यह सुनकर आखिरकार स्थिति को समझ जाती है। वह खुश है कि लक्स का दिल आखिर लीशा का ही है और लक्स को एहसास होता है कि उसकी बेवकूफी से कोई बच नहीं सकता। वह उसे बताती है कि वह जाएगी। जाओ और उसके ड्रैग नाइट में और हमलावर तरीके जोड़ो, जैसे एक विशाल ड्रिल, ताकि वह उसके स्वर्ग को भेद सके। क्रुल्सिफर लक्स को अलविदा कहती है और लीशा अभी भी लक्स की विशाल ड्रिल के बारे में सोच रही है। लक्स कैंपस पर चलता है। टिल्फर उसे खींचकर एक रहस्यमय कमरे में ले जाती है। लंबे दिन के बाद वे उसका ख्याल रखेंगे। यह लीशा का उसे खुश करने का विचार था। उसका राज खुलने पर वह गुस्सा हो जाती है, पर टिल्फर बताता है कि उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उन्होंने नौकरानियों का वेश धरा था। लीशा को उम्मीद थी कि यह उसे परेशान नहीं करेगा, पर लक्स उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता है। वह उसे बताती है कि अगर वह चाहे तो कुछ अनुचित काम भी कर सकती है। एक परिषद मिलती है और चर्चा करती है कि रग्नारोक उनके सिर पर है। दूल्हे का परिवार खंडहरों में घुसकर उसे नष्ट करने वाले हथियार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लेता है। उसी समय प्रधानाध्यापिका कल के मिशन पर गुप्त बैठक करती है और बताती है कि वे खंडहरों में प्रवेश के लिए सीटी का उपयोग करेंगे। वह लक्स को खंडहरों की चाबी सौंपती है। लीशा कहती है कि वह उसकी मशीन में बड़ी ड्रिल लगाएगी। लक्स उसे नजरअंदाज कर सोचने लगता है कि क्रुल्सिफर यहाँ क्यों है। मीटिंग के बाद उसने पूछा कि ट्रांसफर छात्रा होकर भी क्यों आई थी, पर उसने कहा कि उसे खास न समझे, अनुमति मिल चुकी है। वह उसे अलविदा कहकर चली गई। बाद में लक्स नहाते हुए सोचता है क्रुल्सिफर क्या चाहती है, पर उसे विशाल प्लॉट तोपें हमले को तैयार दिखती हैं। जाहिर है प्रतिभाशाली हेडमिस्ट्रेस इसके पीछे है और लक्स कोई प्लॉट होने से पहले ही चला जाता है। फी कहती है कि वह सिर्फ पसंद के लड़के के साथ नहाती है। उन्हें नहाए बहुत समय हो गया था और लक्स को लगता है कि फी के पास बड़े प्लॉट कैनन आ गए हैं। लक्स के लिए सब खत्म था। वह ध्यान लगाने की कोशिश करता है, पर फी को नींद आने लगती है और वह डूबने वाली होती है। लक्स उसे पकड़ता है और जगाने की कोशिश करता है। वह जागती है और वह सोचता है कि कुछ हुआ, पर वह फिर सो जाती है। लक्स देखता है कि उसकी पीठ पर एक निशान था जो अब गायब हो चुका है। वह हैरान है कि यह कैसे हुआ, पर फी उसे कल सुरक्षित रहने को कहती है। वह सुरक्षित रहने का वादा करता है, पर गर्मी और रक्त प्रवाह से बेहोश होने लगता है।
मिशन प्रमुख से मिलवाते हैं। वह बार्जोराइड है। लीशा पूछती है यह क्या है। वह बताता है कि वह मदद करने आया है, खासकर क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी उनमें है। वह उसे बचाना चाहता है। वे खंडहरों पर पहुंचते हैं। क्रुल्सिफर अंदर जाती है। लक्स सोचता है वह इतनी जल्दी में क्यों है। कोहरे से एक विशाल खाई निकलती है, पर यह साधारण नहीं, यह डियाब्लो है जो अकेले शहर तबाह कर सकती है। यह लीशा के दोस्तों की ओर बढ़ती है, पर लक्स तलवार से उसे रोकता है। हालांकि उसकी तलवार भी कुचलने लगती है तो लीशा उसे विनाश से बचाने की कोशिश करती है। ड्रैगन पूरे मैदान में चक्कर लगाता है। जब पाताल एक नाइट पर हमला करता है, क्रुल्सिफर उसे रोकने के लिए अपने बुद्धिमान रक्त का उपयोग करती है। बार्जोराइड मौका देख अपने दिव्य वस्त्र से रसातल को पीछे धकेलता है। वह लक्स को चुनौती देता है कि कौन पहले रसातल को हराएगा। क्रुल्सिफर उनकी लड़ाई रोककर मिशन पूरा करने को कहती है। वह अपना वाइज ब्लड सक्रिय करती है, पर ड्रैगन की चालें अप्रत्याशित हैं और उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। ताई ने क्रुल्सिफर पर सीधा अग्नि प्रहार किया, पर लक्स ने उसे अंतिम क्षण में बचाया। बाकी सेना ने ड्रैगन से लड़ने को हथियार उठाए, पर उनकी सारी गोलियां चूक गईं। बार्जोराइड ने कुल्हाड़ी से खाई गिराई, पर क्रुल्सिफर चौंक गई। उसके बुद्धिमान रक्त ने पहली बार चूक की थी। हालांकि ड्रैगन सफेद आभा से चमकने लगा और आत्मविनाश करने वाला था। विस्फोट से पूरा मैदान अंधा हो गया और लक्स ने देखा कि क्रुल्सिफर का कवच टूटने लगा है। खंडहर दरवाजे खोलता है। लक्स उसे धमाके से बचाने दौड़ती है। अपनी यादों में लक्स को याद आता है कि एक बड़े धमाके से जमीन तबाह होने के बाद उसके भाई ने उसे संभाला था। वह एक नई तकनीक का उपयोग कर रहा था और उसकी चेतना वापस फीकी पड़ने लगती है। वह देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और सोचता है कि वह कहां टेलीपोर्ट हो गया होगा। क्रुल्सिफर बताती है कि वे शायद खंडहरों में हैं और लक्स को धमाके से बचाने के लिए धन्यवाद देती है। केंद्र के करीब क्रुल्सिफर गिर जाती है, पर आखिरी मौका न खोने की जिद में आगे बढ़ती है। वह फिर गिरती है तो लक्स उसे कंधे पर उठा लेता है। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर लक्स सोचता है कि वह ब्लॉक क्यों ढूंढ रही थी। कमरे के बीच में वे वेदी पर पहुंचते हैं और लक्स उसकी चाबी निकालता है, पर वह सक्रिय हो जाती है और वेदी क्रुल्सिफर को अपनी चाबी मानती है। वह बताती है कि वह इस दुनिया की इंसान नहीं है, वह खंडहरों से बची है। ढांचा उनके ऊपर से ढाने लगता है। लक्स क्रुल्सिफर को पकड़कर भागता है। वे बच निकलते हैं पर खंडहरों में फंस जाते हैं। फिर भी क्रुल्सिफर आगे बढ़ती है। इन बक्से जैसी चीजों में ही क्रुल्सिफर पहली बार मिली थी, जिससे पता चला कि वह शाही परिवार की असली बेटी नहीं है। उसके पिता ने उसे यहाँ लावारिस पाया, गोद लिया और इस जगह की याद मिटाकर पाला, पर वह जानती थी कि वह उनके परिवार की नहीं थी। सब उससे दूर थे। वह ड्रैग नाइट बनी सबका प्यार पाने को, पर भाई बहन का प्यार जो सबसे ज्यादा चाहती थी कभी न मिला। खंडहरों को नकली मानना चाहती थी, पर उनकी प्रतिक्रिया ने उसे उनका हिस्सा साबित किया। वह उसे अपने जैसी बेकार के साथ लाने के लिए माफी मांगती है। लक्स उससे कहता है कि भले ही दुनिया में कोई उसकी परवाह न करे, वह उसकी दोस्त और साथी है, इसलिए वह ऐसी दुखद बातें न कहे। वह सोचती है कि वह इतना दयालु कैसे हो सकता है। लक्स बताता है कि यह उसकी परवरिश के कारण है। उसे माँ और एरी के साथ घर से निकाल दिया गया था, पर एक बात वह कभी नहीं भूला। जब माँ का खून बह रहा था, किसी ने मदद नहीं की और वही आखिरी बार था जब उसने उन्हें देखा। उसे सबसे नफरत हो गई और हर जीवित व्यक्ति से घृणा हो गई, पर फेही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उन्हें बचाया। उसने उसकी मदद की जब वह बेकार था, जिससे उसे दुनिया से नफरत न करने की उम्मीद मिली। क्रुल्सिफर सोचती है कि अगर लक्स राजकुमार होता तो क्या उसकी दया उसे बचा पाती। तभी एक विशाल ड्रिल आकर जमीन में धंस जाती है। लीशा उससे पूछती है कि क्या उसे अब ड्रिल की अहमियत समझ आई है। बाद में एयरी उसे इतना बेवकूफ होने और खंडहरों से कोई जानकारी न निकालने के लिए डांटती है, लेकिन उसे उसके बड़े द्वंद्व युद्ध के लिए ठीक होने में मदद करने के लिए एक हर्बल चाय देती है। लक्स ड्रिंक लेता है और बेहोश हो जाता है। एयरी सोचती है कि क्या इससे क्रुल्सिफर संतुष्ट होगी, और उसे याद आता है कि क्रुल्सिफर ने यह सब इसलिए प्लान किया था ताकि लक्स उसे बचाने न आए। द्वंद्व स्थल पर बार्जराइड सोचता है कि लक्स कहाँ है, लेकिन क्रुल्सिफर उसे बताती है कि सिर्फ वे दोनों ही लड़ेंगे। बार्जराइड अपना ड्रैग नाइट बुलाता है और अल्टेराइज भी अपना ड्रैग नाइट बुलाना शुरू करती है। बार्जराइड जादू से उसे बेहोश करता है। लड़ाई शुरू होती है और क्रुल्सिफर वाइज ब्लड से सारी गोलियां चकमा देती है। बार्जराइड ने अप्रत्याशित किया, कुल्हाड़ी गिराई, क्रुल्सिफर का पैर पकड़ा और जादुई शक्ति सक्रिय की। क्रुल्सिफर के कोई भी वार नहीं लगे और उसने अपनी शक्ति का असली स्रोत बताया। उसने 3 गोलियां चलाईं जो उसके कवच को भेद गईं और पीछे से हमला कर अपनी विशाल कुल्हाड़ी से उसे काट डाला।
जब वह उसके ऊपर खड़ा था, क्रुल्सिफर को पता चला कि वह उसकी ड्रैग नाइट की दिव्य पोशाक क्षमता देखने आया था और डाकुओं को भी उसी ने भेजा था। इस जानकारी से उसे द्वंद्व में बढ़त मिली। बर्जराइड उसे महज एक औजार कहता है जो उसके सामने कुछ नहीं कर सकती और कहता है कि इस दुनिया में कोई उसे बचा नहीं सकता, लेकिन एक तलवार वार करती है। लक्स देर से आने के लिए माफी मांगता है। अपने काले दिव्य वस्त्रों में ब्लैक हीरो आखिरकार आ गया है। लक्स कहता है कि वह अपनी प्रेमिका उसे कभी नहीं सौंपेगा और बर्जराइड उसे चुनौती देता है कि आकर उसे ले जाए। गोली भरो। लक्स पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, अपनी शक्ति से उसकी बाधाओं को भेदने की कोशिश करता है, लेकिन बर्जराइड उसे मार गिराता है। पर अब लक्स आखिरकार समझ गया है। वह उसकी चालों को इसलिए पढ़ पाता है क्योंकि उसने क्रुल्सिफर का वाइज ब्लड चुराया था। उसका दिव्य वस्त्र विरोधी के दिव्य वस्त्र को चुरा लेता है और उनके ड्रैग नाइट से ऊर्जा सोख लेता है। इसलिए बटलर की ऊर्जा तुरंत सोख ली गई। बर्जराइड उसकी समझ की सराहना करता है, पर क्रुल्सिफर पर वॉर कर लक्स से जुड़ता है और उसकी रीलोड ऑन फायर क्षमता चुरा लेता है। उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है और वह लक्स पर हमला करने के लिए पूरे मैदान में गायब हो जाता है। अपने दिव्य वस्त्र के सामने लक्स कुछ न कर पाया, मुश्किल से टिका रहा। बर्जराइड बताता है कि उसने नए साम्राज्य के लिए रग्नारोक से लड़ने का वादा किया था और उसे जितनी हो सके उतनी शक्तियां जुटानी होंगी। उसके हिसाब से पूरे देश को बचाने के मुकाबले एक अकेली औरत कुछ भी नहीं है। हालांकि लक्स के कवच में कुछ बदलता है और वह लाल चमकने लगता है। क्रुल्सिफर ने बॉयफ्रेंड का नाटक बंद करने को कहा, बोली वह सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। अंत में उसे किसी को अपने साथ नहीं उलझाना चाहिए था। उसकी परवाह किसी ने नहीं की और ऐसा ही रहना चाहिए था। लक्स का कवच चमकता है और वह उससे कहता है कि वह उसकी प्रेमिका है, चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे बचाएगा। युद्ध समाप्त होने पर नॉक्ट हैरान है कि लक्स कैसे लड़ता रहा, तो एरी बताती है कि उसने जानबूझकर अपने ड्रैग नाइट का नियंत्रण खो दिया था ताकि उसकी अत्यधिक शक्ति मिल सके। लक्स क्रुल्सिफर के पास जाकर कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। वह रोती है और उसका हाथ पकड़कर मान जाती है। अगले दिन लिशा लक्स का पीछा करती रहती है क्योंकि यह अनुबंध का आखिरी दिन है। लक्स सदमे में चिल्लाता है। बटलर उसे बताती है कि क्रुल्सिफर के परिवार ने उसे उसका मंगेतर मान लिया है। बटलर सारी परेशानी के लिए माफी मांगती है और चली जाती है। क्रुल्सिफर उसे अपने पास बैठने और ग्राहकों को परेशान न करने को कहती है। उनका रिश्ता नकली था तो वह सोचता है कि यह अभी भी क्यों चल रहा है, लेकिन क्रुल्सिफर उसे याद दिलाती है कि उसने द्वंद्व के दौरान चिल्लाया था कि वह उसका प्रेमी है। लक्स कहता है कि वह बस आवेग में था और उससे मजाक न उड़ाने को कहता है। क्रुल्सिफर जवाब देती है कि एक हफ्ते उसके साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कमजोर दिमाग वाले लड़के पसंद नहीं है। लक्स दर्द में हंसती है, अंदर से टूटकर, पर उसे बताती है कि उसमें आक्रामकता है। बेचारी लीशा फिर से। बेचारी लीशा को सिर्फ कुछ नहीं मिल रहा, उसे बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्रुल्सिफर पीछे हटती है और अपने होंठ चाटती है। वह लक्स का चेहरा पकड़ती है और उसे बताती है कि अगर उनकी शादी होती। लीशा घुसकर चिल्लाती है, उसे बाहर रखने पर। कुछ रातों बाद काले बालों वाली एक लड़की कैंपस में घूमती है। बाकी लड़कियों को एहसास होता है कि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह घूमती रहती है और एक शिक्षिका उससे कहती है कि डरावना पीछा करने वाला आए उससे पहले घर जाए। शिक्षिका को लड़की में कुछ अजीब लगता है पर वह उसे अकेला छोड़ देती है। बेचारे लक्स को पता ही नहीं कि अभी तक किसी को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि यह वह है। पहले एक लड़की ने लक्स को बताया कि रैग्नारोक शुरू हो गया है और लक्स को ब्लेजराइड के शब्द याद आए, मगर शेरिस उसे चिंता न करने को कहती है क्योंकि एक और लड़की है जो रैग्नारोक से लड़ सकती है। उसका नाम पटिलिस है और वह तीसरे साल की सबसे मजबूत है। वह जल्द ही वापस आएगी, लेकिन उसे इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा पुरुषों से नफरत है। शारिस के पास इस समस्या का हल है, इसलिए नॉक्ट और टिल्फर लक्स को रोककर अपनी अंतिम योजना बताते हैं। वे उसका प्लॉट आर्मर उतार देते हैं। बेचारे लक्स को चैन नहीं मिलता। रात में बेंच पर बैठे वह सोचता है पिटिलिस कैसा व्यक्ति है। तभी उसे झाड़ियों में किसी के बात करने की आवाज आती है। गौरी लड़की बिल्ली से बात करती है पर वह चली जाती है। बेचारी इतनी अकेली है कि बिल्ली भी परवाह नहीं करती।
वह सोचता है ये लड़की कौन है। तभी एक रहस्यमय बदमाश लक्स के पास आता है। पलक झपकते ही उसने तलवार निकाली और लक्स को खत्म करने को तैयार था। गोरी लड़की तलवार लिए अंदर आती है, हमला करने की धमकी देती है, पर रहस्यमय हमलावर एक धुआं बम फेंकता है। उनके विचलित होते ही हमलावर लड़की की ओर एक ब्लेड फेंकता है, पर लक्स उसे बचाता है और घायल हो जाता है। गोरी लड़की उसे अस्पताल ले जाती है और जैकेट उतारने को कहती है। उसके खत्म होने पर लक्स ने पूछा कि वह बिल्ली से क्यों बात कर रही थी। लड़की घबरा कर उसे भूल जाने को कहती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास बात करने के लिए दोस्त नहीं है। अगले दिन लक्स पिछली रात की बातें याद करता है। उसने लड़की को लूनो बताया, जो संयोग से पुरुष द्वेषी पटिलिस थी। लीशा उसका नाम पुकारती है, पर वह इतना खोया है कि सुनता नहीं। कहानी में मोड़ आता है। क्रुल्सिफर उससे पूछती है कि क्या वे निजी ट्यूशन में आराम करके देखें कि आगे क्या होता है। लीशा उस पर चिल्लाती है कि रुक जाओ, उनका नकली प्यार पिछले हफ्ते खत्म हो गया था। रात में राज्य के एक अलग हिस्से में एक रहस्यमय आदमी जेल की कोठरियों के पास घूमता है। बार्जोराइड आदमी से उसे बाहर निकालने की भीख मांगता है, लेकिन आदमी अपनी उंगली बार्जोराइड की छाती की ओर करता है और एक सेकंड बाद उसके अंदरूनी अंग फटने लगते हैं। वह एबिस की सीटी बजाता है और वे राज्य के चारों ओर जमा होने लगते हैं। अगली सुबह लक्स रैग्नारोक से लड़ने पटिलिस का सामना करने का निश्चय करता है, लेकिन पटिलफर उसे बुलाता है क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है। वह पटिलिस को लक्स को अकादमी से निकालने की भीख मांगते हुए सुनता है, क्योंकि वह यहाँ अकेला आदमी है। लेकिन लिशा उसे मूर्ख कहती है। लक्स आता है, साइलिस परिचय देती है, बताती है कि वह अकेला पुरुष होने के कारण अकादमी में नहीं आ सकता। लक्स उसे रैग्नारोक को दबाने में मदद करने को कहता है, लेकिन साइलिस उसे बताती है कि वह अकेले रैग्नारोक का सामना करेगी। लक्स फिर भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके अकेले रैग्नारोक का सामना करने का कोई मौका नहीं है। हेडमास्टर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि इस स्थिति को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका उनका आपस में द्वंद्व करना होगा। वे 3 दिनों के प्रशिक्षण के लिए एक द्वीप पर जाएंगे और जाने से पहले एक दूसरे से द्वंद्व करेंगे। लीशा ने लक्स पर दांव लगाया, पर साइलिस शर्तें मानकर सानिया के साथ चला गया। रात में सानिया ने लक्स को निकालने की कोशिश के लिए साइलिस को धन्यवाद दिया और शुभ रात्रि कहा। सानिया के जाने के बाद साइलिस को लगता है कि यह स्थिति भयावह है, लेकिन द्वंद्व युद्ध जीतकर ही वह लक्स और स्कूल को बचा पाएगी। द्वीप पर साइलिस उनके प्रशिक्षण की कमान संभालती है, पर लक्स दूर एक इमारत देखता है और सोचता है कि क्या उसने यह जगह पहले देखी है। रात में लक्स सोचता है कि साइलिस दूसरों से ज्यादा मेहनत कैसे करती थी, और क्रुल्सिफर बताता है कि साइलिस का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है, पर वह हमेशा किसी बात से परेशान दिखती थी। सोने जाने से पहले लक्स चारिस को उसके कपड़े वापस देने की कोशिश करता है, पर टिल्फर और नॉक को यह नीरस लगता है क्योंकि वे उसे खूब फिट होते हैं। सानिया लक्स को एक जरूरी काम के लिए बुलाती है, तो वह कमरे में आता है और महसूस करता है कि इस रात से लंबी सिर्फ उसकी होगी। साइलिस सोचती है कि क्या कुछ गलत है, तो लक्स तुरंत अपनी लड़की की आवाज में आकर पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। वह उससे मालिश और कपड़े बदलने को कहती है। लक्स जाने की कोशिश करता है, पर वह उसे और रुकने को कहती है, तो वह स्त्री वेश में आ जाता है इससे पहले कि उसे पता चले कि यह वही है। साइलिस उठती है और देखती है कि लूनो यहाँ है। अपने इकलौते दोस्त को देखकर वह खुश हो जाती है। हालांकि लक्स उसके भेष खुलने से पहले निकलना चाहता है। उसके जाने की कोशिश से साइलिस दुखी होती है, तो वह कल मिलने को पूछती है। लक्स इस स्थिति से निकलने की हर कोशिश करता है, पर साइलिस सोचती है कि लूनो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए लक्स अनिच्छा से उसके साथ घूमने को मान जाता है। वह चला जाता है, पर सानिया सोचती है लूनो साइलिस के कमरे के पास क्यों है। क्रुल्सिफर टोककर कहती है कि लूनो वहीं थी क्योंकि उसने उसे यहीं बुलाया था, और सानिया से पूछती है कि वह साइलिस के दरवाजे पर इतनी नजर क्यों रख रही थी। सानिया अपने हाथ में उसके साथ पकड़ी गई, इसीलिए उसने जाने का फैसला किया। क्रुल्सिफर लक्स से उसके साथ आने को कहती है, और लक्स सोचता है कि उसे कैसे पता चला कि वह वहीं था। उसने उससे कहा था कि वह अपने अनमोल लक्स को कभी नहीं भूलेगी। वह उसे सोनिया से आगाह करती है क्योंकि वह उसे अकादमी से निकलवाना चाहती है। उसी रात फाई खिड़की से चांद को देखती है और लक्स जागकर अपने सामने एक गहन घटनाक्रम देखता है। लक्स सोचता है कि वह इस समय यहाँ क्या कर रही है, और फाई उससे पूछती है कि क्या उसे गले लगना पसंद होगा। उसे फाई के वे शब्द याद आते हैं कि गले लगने से मन हल्का होता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि अब बच्चा नहीं, पर फाई कहती है वह नहीं बदला, हमेशा से वैसा ही है। वह उसे गले लगाती है, कहती है कि हारने पर भी वह साइलिस से उसके लिए लड़ेगी और उसे बाहर नहीं निकलने देगी। अगली सुबह लक्स अपने नकली प्लॉट के साथ खेलता है और साइलिस आखिरकार उसके पास आती है ताकि वे एक साथ अपना दिन शुरू कर सकें। पूरे शहर में वह उसे हर तरह की दुकानों पर ले जाती है और अंततः उसे एक नहाने के कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह उसे आजमाने को कहती है, पर वह बुखार का बहाना बनाकर भाग जाता है। साइलिस उसकी देखभाल करती है, पर उचित स्क्वाट न होने के लिए माफी मांगती है।
साइलिस लूनो को गले लगाती है, कहती है कि उसे एक दयालु दोस्त मिल गया है। वे साथ में क्रैकर्स खाते हैं, पर लक्स देखता है कि साइलिस दिन में ही सो गई है। एक चील की चीख उसे जगाती है और वह समझती है कि उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लक्स सोचता है कि वह हमेशा खुद को इतना मजबूत रहने के लिए क्यों मजबूर करती है, तो वह उसे बताती है कि मजबूत लोगों को अपना अकेलापन सहना चाहिए। वह हंसने लगता है, उसे बिल्ली से बात करते हुए याद करके। वह शर्मिंदा हो जाती है और उसे भूल जाने को कहती है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वह शाही राजधानी में अकेली थी और उदासी से घिरी थी। साइलिस हार मानती है। उसे बुरा लगता है कि सब उसे पुरुष द्वेषी समझते हैं और लूनो से राज रखने को कहती है। वह लूनो को बताती है कि वह पुरुष द्वेषी नहीं है, बल्कि लक्स के विशाल ड्रैगन की सवारी करना चाहती है। अगले दिन महल में जांच रिपोर्टों ने पाया कि रैग्नारोक का खाली खोल मिला था, लेकिन शरीर शायद समुद्र में कहीं गायब हो गया। साइलिस तैराकी के लिए कपड़े बदलती है और सोनिया पूछती है कि क्या वह उस आदमी को उनके साथ तैरने देगी। एक पल चुप रहने के बाद वह बताती है कि वह पुरुषों से नफरत नहीं करती, बल्कि वह उन्हें पसंद करती है क्योंकि उसके शिक्षकों ने हमेशा उसकी देखरेख में, पर अपनी हैसियत में युवा पर भरोसा नहीं कर सकती। लक्स को हराने कुछ भी करेगी। समुद्र तट पर लड़कियां लक्स को लक्सेची बुलाती हैं। वह सब समझकर उनसे नजरें फेर लेता है। मैंने कहा था ये लड़कियों को देख भी नहीं सकता, चाहे वे कहें। क्रुलसिफर कहती है ठीक है, अंडरवियर नहीं है। फी उसे अपनी बड़ी पानी की बंदूकों से भिगो देती है। माफ करना, वे नहीं। फी उसे भिगोती रहती है। वह भागता है और लीशा को संघर्ष करते पाता है। लीशा को निशान दिखने की चिंता है, पर लक्स कहता है ठीक है, तुम तो सर्फ बोर्ड जैसी सपाट हो। प्रधानाचार्य से एरी देखती है कि वह हर तरह से पीछे है और उदास हो जाती है। जायंट कैनन बॉल्स आता है और हेडमास्टर से पूछता है कि लक्स उनके साथ क्यों है। वह सोचती है लूनो कहाँ है और लक्स समझ जाता है कि वह फंस गया। शेरिस उसे खींच कर ले जाती है और समुद्र तट के लिए बिकनी देती है। टिल्फिर इससे उत्साहित है क्योंकि वह देखना चाहती है स्विमुइट लक्सेची। लक्स तुरंत भागता है पर सेलीज से टकरा जाता है। सेलीज उसे समुद्र तट पर खाली समय के लिए ताना मारती है और बेरुखी से चली जाती है। यह लक्स को हैरान करता है क्योंकि उसे याद है कि उसने लूनो से कहा था कि वह उससे माफी मांगना चाहती थी। आखिरकार उसने तलवारबाजी उसके दादाजी से सीखी थी, लेकिन अंत में वही उसकी मौत का कारण बनी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि पोते का हश्र वैसा न हो, इसलिए उसे हर कीमत पर हराना होगा। लक्स अपने कमरे में अकेला बैठा है, ये जानते हुए कि वह भी हार नहीं सकता। दूर से रहस्यमयी पीछा करने वाला उन पर नजर रखता है और लक्स के भाई से मिलता है। अगले दिन उन दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आखिरकार शुरू होने वाला है। विजेता को एक इच्छा मिलेगी और वह पूछती है कि क्या वे दोनों शर्तों से सहमत हैं। वे मानकर तलवारें निकालते हैं। लड़कियों ने देखा लक्स पहचान छिपाने को ब्लैक ड्रैग राइड की जगह वाइवर्न इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ने तलवारें भिड़ाई, पर रहस्यमय पीछा करने वाला जंगल में घूमता रहा। शेरिस और टिल्फिर ने सभी पत्रों को रोकने के बाद रहस्यमय आदमी को पकड़ लिया और पीछा करने वाले की असली पहचान उजागर कर दी है। वह कोई और नहीं बल्कि सानिया है और वह अपना नकाब हटाती है। वह बताती है कि उसका मिशन यहाँ सभी को मारना और नए साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है। तुरंत वह अपनी तलवार निकालती है और ड्रैगन की सीटी सुनाई देती है। उसका दिव्य वस्त्र धड़कता है और बदलने लगता है, आकार और शक्ति में बढ़ता जाता है। इस बीच लक्स सेलीज के हमलों को रोकते हुए उससे बचता रहा, लेकिन उसने अपनी जादुई ऊर्जा से लक्स को कुचलने के लिए बिजली का बोल्ट भेजा। वह अपनी ड्रैग राइड पर नियंत्रण खोने लगता है, जिससे उसे रिकॉइल बर्स्ट सक्रिय कर उसकी ओर बढ़ने का मौका मिलता है। पल भर में वह गायब होकर लक्स के पीछे टेलीपोर्ट करती है, लेकिन उसके हमला करने से ठीक पहले तेज चीखें उनके कानों को बहरा करने लगती हैं। टेंटिकल्स जमीन में घुसकर सेलीज को बेकाबू कर देते हैं। एरी दौड़कर देखती है कि फी अकेली गायब है। जंगल में फी मुश्किल से चल पाती है और गिर जाती है, पर उसकी बहन उसे गले लगा लेती है। वह वादा करती है कि उसे फिर कभी कोई दूर नहीं ले जाएगा, भले ही उन्हें इस शापित नए साम्राज्य से हाथ मिलाना पड़े। लक्स सेलीज को पकड़े हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उनके सामने रग्नारोक है, जिसके पुनरुत्थान का अंदेशा है। सेलीज उसे अकेले नष्ट करने की कसम खाती है और टेंटिकल्स से बचते हुए रग्नारोक की ओर बढ़ती है। वह डिवाइन गेट सक्रिय कर रग्नारोक के सिर की ओर टेलीपोर्ट करती है, करीब से गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देती है। दुश्मन को कुचलने के बाद वह उड़ने में जूझती है, लेकिन सानिया उन पर मंडराती हुई दिखती हैं। वह उसे आगाह करती है कि यह लड़ाई अभी बाकी है और एबिस सीटी फिर से बजाई जाती है।
लक्स उस आदमी को देखता है और सोचता है उसका भाई यहाँ क्यों है। रग्नारोक जमीन से उठकर पूरी तरह ठीक हो जाता है। सानिया सेलीज को खत्म करने दौड़ती है पर लक्स मुश्किल से वार टालता है। सानिया उसे जोकर कहती है, सोचती है क्या उसे दादा की सच्चाई पता है, क्योंकि आखिर में उसे मारने वाला सेलीज ही था। लक्स बेपरवाह है क्योंकि उसे यह पहले से पता था, पर रैग्नारॉक सानिया को दूरी बनाने के लिए धुआं छोड़ता है। सानिया इस मौके पर उसे मार गिराती है। कुछ देर बाद लक्स सेलीज को होश में लाता है। उसे देखकर वह दादा की मौत न बताने के लिए माफी मांगती है। बचपन में उसे पता चला था कि पूर्व साम्राज्य में भ्रष्टाचार था, लेकिन जब उसने लक्स के दादा को बताया तो उन्हें कैद कर मार डाला और परिवार को महल से निकाल दिया। फिर भी उसके आखिरी शब्दों ने उसे हमेशा सच खोजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह सही थी। इसीलिए वह हमेशा लक्स का बचाव करना चाहती थी और उसे इतने समय तक धोखा देने व झूठ बोलने की माफी मांगती है। उसे लगता है कि वह नाराज होगा, लेकिन लक्स कहता है कि वह गलत है। उसने काली तलवार निकाली, यह दिखाते हुए कि वह भी इतने समय से उसे धोखा दे रहा था, लेकिन इस बार वह उसे और धोखा नहीं देगा। सेलिस के सामने गहरा काला दिव्य ड्रैग राइड आता है। लक्स उससे कहता है कि उसने कभी उससे नफरत नहीं की और उसे उसका अजीबपन पसंद है। वह रग्नारोक की ओर सीधा उड़ता हुआ निकल जाता है। पल भर में वह सानिया को नष्ट कर देता है जो उसके रास्ते में खड़ी थी। पास आते ही वह फायर पर रीलोड सक्रिय करता है और जैसे ही रग्नारोक उस पर अपने टेंटिकल्स फेंकता है, लक्स की अविश्वसनीय गति उन सभी को नष्ट कर देती है। यह उसकी छिपी हुई क्षमता और क्रिया है। सेलिस ने सानिया पर भाला ताना, उसे आत्मसमर्पण को कहा, पर सानिया ने मना कर दिया। वह जानती थी कि सेलिस उसे नहीं मारेगी, सो सानिया ने अलविदा कहा और उड़ गई। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रग्नारोक के केंद्र से एक सफेद क्रिस्टल निकलता है। सानिया और रहस्यमयी आदमी उसे तुरंत ले लेते हैं। रहस्यमयी आदमी अपना नकाब हटाता है और लक्स को एहसास होता है कि यह उसका भाई नहीं है। इस लड़के का नाम हेज है और वह 5 साल पहले के दुस्वप्न को फिर से जगाने का वादा करता है। सानिया लक्स पर हमला करती है और वे गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद लक्स उसी इमारत को देखता है। सेलिस के कमरे में लक्स उसका इलाज करता है, लेकिन वह उसे लूनो बनकर धोखा देने के लिए माफ नहीं करेगी। लक्स चीजें सुधारना चाहता है, पर सेलिस को दुख है कि वह उसके बचाने पर खुश है। उसने पुरुषों की भावनाएं नहीं समझी, पर चाहती है कि वह उसे दादा की तरह सिखाए। अगर वह ऐसा करता है तो अकादमी में उसके प्रवेश को मंजूरी मिलेगी। लक्स वादा करता है। उस रात फिर इमारत को घूरते हुए वह 5 साल पुराना दुस्वप्न याद करने की कोशिश करता है, मगर उसके दिमाग की सारी तस्वीरें बिगड़ी और काली दिखती हैं और उसे याद नहीं आता। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए जमीन कांपती है और एक विशाल वस्तु समुद्र से बाहर निकलने लगती है। आसमान में एक विशाल व्हेल जैसी चीज दिखती है। यह खंडहरों में से एक है। हेडमास्टर उन्हें इस शिविर में लाने का असली कारण बताती है। 9 साल पहले लक्स को याद है उसके भाई ने एक महंगी मूर्ति तोड़ी थी। उन्होंने अपनी गलती छिपाने के लिए एक लड़की पर इल्जाम लगाया और फाई को सारा दोष लेने के लिए चुना। हेडमास्टर के दफ्तर में प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर लक्स ने आकर मूर्ति तोड़ने का दावा किया। जाते हुए फी ने उसका हाथ पकड़ा, दोष अपने सिर लेने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि उसने नहीं किया था। गलती न होने पर माफी न मांगने को कहती है और उसे कुकी देती है। वह उसे खाता है और वह उसे लू चान बुलाती है। उसका नाम फी है और जब वह यह कहता है तो वह उसे देखकर मुस्कुराती है। अगली सुबह लक्स फी के कमरे में आता है। वह उसे बताती है कि वह उसके साथ खंडहरों की जांच में भाग लेगी। लीशा आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वह बताती है कि ऐसे ही वह अपनी ड्रैग राइड के ओवर लिमिटर से छुटकारा पाएगा। रिलीज कोट मिलते ही वह अपने ड्रैग नाइट का असली रूप खोल पाएगा, पर उसे सावधान रहना होगा क्योंकि परिणाम घातक हो सकते हैं। खंडहरों में जांच के लिए सब जमा होते हैं। एरी लक्स से कहती है कि वह उसके साथ शामिल होगी और उसे अपने अंदरूनी हिस्सों की रक्षा करने को कहती है। मेरा मतलब था उसे खंडहरों में बचाना। वे कवच पहनते हैं और खंडहरों का द्वार सक्रिय होने लगता है। खंडहरों के अंदर उन्हें केंद्र तक पहुंचने के लिए 11 मंजिलें पार करनी है, इसलिए वे पूरी जांच के लिए टीमों में बंट जाते हैं। लक्स को 6ठी मंजिल दी जाती है और सेलिस उसकी टीम में शामिल होने के लिए उत्साहित है, लेकिन एरी उसे तीसरी मंजिल की जांच करने को कहती है। बेचारी सेलिस फिर से अकेली रह जाती है।
लक्स उसे आधे रास्ते में मिलने का वादा कर खुश करने की कोशिश करता है। उसकी खुशी साफ दिखती है और बाकी लड़कियों को लगता है कि वह भी लक्स के पीछे है। घूमते हुए एरी उसे नॉक्ट को न छूने को कहती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और आसपास नहीं है। हालांकि नॉक्ट बताती है कि एरी को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि लक्स बहुत ज्यादा ही नॉक्ट खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। आखिर एरी जल जाती है। रडार को पास एक जीवित वस्तु मिलती है। लक्स जांचने जाता है। मलबा हटाने पर उसे एक रहस्यमयी सोई लड़की मिलती है। क्रुल्सिफर उनसे मिलती है। यह प्राणी खतरनाक है। यह जानकर वह एरी और नॉक्ट को नुकसान होने से पहले जाने को कहती है। वे सब क्या साजिश रच रहे हैं। क्रूसिफर जानती है कि यह इंसान नहीं है, इसलिए चेहरा सहलाने पर वह जाग जाती है। लड़की बताती है कि उसका सिस्टम बूट हो रहा है और क्रूसिफर को अपना मालिक मानती है। लड़की सोचती है कि उसे किसी ने नहीं बुलाया तो वह वापस सो जाती है। लक्स हैरान है। लड़की खुद को खंडहरों की प्रभारी बताती है। वह एक यंत्र मानव है। हालांकि उसे बीती बातें याद नहीं क्योंकि वह ज्यादा सोई है और उनसे उसे न छोड़ने की गुजारिश करती है। लड़की प्रशासक के तौर पर उसके आदेश मानने का वादा करती है। वे रोबोटिक लड़की को बाकी दल से मिलवाते हैं, लेकिन लक्स को लगता है कि फाई में कुछ गड़बड़ है। वह उसे खुद पर जोर न डालने को कहता है और मिशन पूरा होने तक अपने समूह में शामिल होने को कहता है। वह उसे उठाकर चलता है और हेडमास्टर को उसकी बहन में कुछ गड़बड़ दिखती है। वे एबिस उत्पादन क्षेत्र पहुंचते हैं, पर फाई दर्द से कराहती है और चेतावनी देती है कि कुछ आ रहा है। एबिस की सीटी बजती है और हेस अपनी योजना के अगले हिस्से के लिए तैयार है। लक्स फाई को नीचे रखता है, पर एक एबिस उसे गिराने दौड़ता है। यह एक डियाब्लोस है और लक्स उसे मुश्किल से दूर रख पाता है। डियाब्लोस लक्स की ओर झपटता है और उसकी बांह तोड़ देता है, पर यह अकेला नहीं है। क्रुल्सिफर बताता है कि 2 और डियाब्लोस बाहर घूम रहे हैं। लक्स हेडमास्टर से कहता है कि डियाब्लोस निर्दोषों पर हमला करने से पहले मिशन खत्म करें, पर हेडमास्टर उसे चुप रहने और उसकी बात मानने का आदेश देती है। हालांकि फाई लोगों को बचाने अपनी ड्रैग राइड सक्रिय करती है, तो लक्स उसका पीछा करने अपना ब्लैक डिवाइन रिमेंट सक्रिय करता है। उसके बगल में चलते हुए फाई एबिस का सटीक स्थान बताती है, जिससे लक्स हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि क्या वह पहले कभी इस द्वीप पर आई है, लेकिन उनके नीचे का द्वार उन्हें खंडहर के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। डायब्लोस लक्स की ओर झपटता है, पर फी अपनी शक्ति से एबिस को पकड़कर जमीन पर पटक देती है। जब लक्स उतरता है तो उसके दिमाग में एक अचानक झटका लगता है और यह सनसनी उसे हुई घटनाओं की याद दिलाने लगती है। उसे ठीक ठीक याद आता है कि क्या हुआ था, पर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, डायब्लोस फी पर हमला करता है और उसे इमारत में दे मारता है। लक्स डायब्लोस को नष्ट करने के लिए उड़ता है। उसकी घात और वार की तेजी दुश्मन को तुरंत खत्म कर फाई का पता लगाती है। वह इमारत में घुसकर एक भूमिगत गुप्त जगह देखता है। खंडहरों में घुसते ही उसे याद आता है कि यहाँ क्या हुआ था। यह मानव प्रयोग का क्षेत्र था। वह और फाई 5 साल पहले यहीं थे। अंदर उसे फाई पीली पड़कर जलती मिलती है। वह आगाह करती है कि अगाध खाई पास है, पर लक्स कहता है कि उसने उसे हरा दिया है, लेकिन वह कहती है कि अगाध खाई अब यहीं है। बस लक्स को याद आया, उसने फी से वादा किया था कि वह उसके परिवार के लिए शांतिपूर्ण देश बनाएगा। फी दौड़कर उसके पास आई और उसे चूमा, बोली कि फिर मिलना शुभ शगुन है। वह वर्तमान में लौटता है और उसका नाम पुकारने की कोशिश करता है। जब वह उसकी आवाज सुनती है तो बेहोश हो जाती है। हेज निराश है कि फाई मिशन पूरा नहीं कर पाई। इस बीच क्रुल्सिफर और उसकी टीम अंदर पड़े डियाब्लोस को नष्ट कर देती है, लेकिन लीशा को लगता है कि जब से वे कैंप में आए हैं कुछ गड़बड़ है। क्रुल्सिफर उसे दिमाग लगाने के लिए बधाई देता है, न कि हमेशा लक्स की ड्रैग राइड के बारे में सोचने के लिए। लीशा कहती है कि वह और भी बातें सोचती है, पर फिर समझती है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हेरी से अलर्ट मिला कि खंडहर का प्रवेश द्वार मिल गया है, पर खोलने को चाबी चाहिए। इसी बीच लक्स हेज पर तलवार उठाता है, पर हेज उसे जल्दबाजी न करने की चेतावनी देता है। हेज ने फाई के अंदर एक बीज डाला है जो उसे एबिस में बदल देगा। यह बीज उसे अंदर से खा जाएगा अगर वह रग्नारोक के आदेश नहीं मानती, और आदेश न मानने पर उसे बुखार व सिरदर्द हो रहा है, और वह जिस आदेश से लड़ रही है वह लक्स को मारना है। अगर वह अवज्ञा करती रही तो राख हो जाएगी। लक्स अपनी कमजोरी समझकर तलवार नीचे करता है और हेज उससे पूछता है कि क्या वह कोई सौदा करना चाहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फी कुछ दिनों में मर जाएगी। हेज उसे बख्शने का वादा करता है अगर वह उसके लिए खंडहर का दरवाजा खोल दे। वह जानता है कि क्रुल्सिफर ही कुंजी है और लक्स को खंडहर खोलने के लिए सिर्फ 2 दिन देता है। हेज बताता है कि उनके बालों का रंग एक जैसा होने का एक कारण है और वह ही असली है। लक्स फी के शरीर के पास खड़ी सोचती है कि क्या करे, लेकिन वह आखिरकार जाग जाती है। वह रात भर अपनी सफेद क्रीम उसके मुंह में डालता है।
पर फाई उसे अपनी ही क्रीम चखने को कहती है। अचानक लक्स को कुछ गड़बड़ लगी और वह कमरा छोड़ गया। जब उसने फाई को देखा तो उसकी आंखें फिर से एबिस रूप में बदल रही थीं और हेडमास्टर उसे ही घूर रहा था। वह उसे 5 साल पहले की घटना के बारे में बताने लगा, लेकिन हेडमास्टर ने बताया कि फाई उस घटना में पहले ही मारी जा चुकी थी। फी एबिस बन गई थी। खंडहरों में जाने का मकसद उसे उसके भाग्य से बचाना था। समय कम है, उसे बचाना ही होगा। लक्स को याद आया फी उसकी माँ की कब्र पर उसके साथ थी। फी ने उसे गले लगाया खुश करने के लिए। उसने उसे गले लगाया और घंटों रोया। लीशा उस पर चिल्लाती है कि वह इससे बाहर निकले। पहले ही उसके ड्रैग राइड का ओवर लिमिटेड सही हो गया है, उसे बस कोड चाहिए। लीशा हेडमास्टर से कोड लेने जाती है, लेकिन लक्स के संचार यंत्र से कोई जुड़ता है और लक्स तुरंत उस आवाज को पहचान लेता है। वह उसका भाई है जो उसे बताता है कि हेज की बांसुरी हंगामा कर रही है। अगर लक्स फी को उसके भाग्य से बचाना चाहता है तो उसे बांसुरी तोड़कर सामने खड़े रैग्नारॉक को हराना होगा। बदले में वह बस एक बात जानना चाहता है। फिर लक्स फी से मिलने गया और बताया कि उसे अपने अंदर के एबीस के बारे में हमेशा से पता था। वह इसलिए लड़ती रही क्योंकि लक्स और बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, पर अब जब दोस्त हैं तो उसे लगता है सब ठीक है। लक्स बोला वह गलत है, वही उसके लड़ने की वजह रही है। वह उसे इस बार जरूर बचाएगा और फी खुश है कि लक्स कभी नहीं बदला। उसके इंतजार का वादा करती है। खंडहरों के भीतर लड़कियां सोचती हैं कि बिना चाबी के उन्हें कैसे खोले, लेकिन क्रोल्सिफर ने इस स्थिति के लिए पहले ही एक बहाना तैयार कर रखा था। वह दरवाजा खोलती है जिससे हेडमास्टर को शक होता है, लेकिन क्रोल्सिफर का बहाना है कि वह इतने समय से प्रशासक रही है, इसलिए वह दरवाजा खोल सकती है। नॉक्ट को इसमें कोई हैरानी नहीं कि क्रोल्सिफर को लक्स मिला, जबकि लिशा अभी भी बेकार है। वे कमरे में घुसे। रोबोटिक लड़की ने पुष्टि की कि यही जगह है। उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी। उसका एकमात्र काम था उनमें से एक को भी छोड़े बिना उन सभी को खत्म करना। वह दावा करती है कि उन्होंने उसके मालिक को धोखा दिया है और हेज आखिरकार प्रकट होता है। ये सब हेज के जाल का हिस्सा था और फाई एबिस द्वारा नियंत्रित लग रहा है। हेज एबिस व्हिसल बजाता है। फाई हमला करने के लिए कवच पहन लेता है। लक्स अपना ड्रैग राइड बुलाता है, पर एई लड़की मानव रहित ड्रैग नाइट्स बुलाती है। उनकी गति से लक्स चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि वे अपनी गति से भी ज्यादा ओवर लिमिटेड हैं। सेलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर फी उसे घेरकर जमीन पर मुक्का मारती है। लीशा अपना ग्रेविटी हथियार तैयार करती है, पर फी अपनी मिशन फेट क्षमता से उसे नष्ट कर देती है। क्रोल्सिफर अपनी डिवाइन रिमेंट का उपयोग करने की कोशिश करती है, पर फी की क्षमता उसे बेकार कर देती है। वह लीशा के कवच से चिपककर उसे क्रोल्सिफर की ओर फेंक देती है, जिससे दोनों एक साथ बाहर हो जाती हैं। यह उसके दिव्य कवच की शक्ति है। वह अन्य कवच निष्प्रभावी कर सकती है। हेज मोती डालने को तैयार है, पर लक्स का भाई आ जाता है। उसे घूरते ही हेज को एबिस व्हिसल की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह घबरा जाता है और जब वह अपनी सीटी बजाने की कोशिश करता है तो फी का ग्रैपलिंग हुक उसके हाथ से उसे नष्ट कर देता है। बाकी ड्रैगनाइट्स भी नष्ट हो गए हैं। वे हेज को देर होने से पहले आत्मसमर्पण करने को कहते हैं, लेकिन वह ड्रैगन व्हिसल से एक और रग्नारोक बुलाता है। सेलिस और लिशा अपनी ऊर्जा तोपों से ऊर्जा सिंक्रोनाइज कर उस पर हमला करते हैं। हालांकि रग्नारोक पलटवार करता है और रोकने के लिए शाखाएं फेंकता है। हेज रग्नारोक की क्षमता बताता है, हाइड्रा की तरह घावों से पुनर्जीवन। लीशा और सेना पीछे हटती है, पर लक्स उसे बचाने आता है। वह लीशा से ओवर लिमिटर इस्तेमाल करने को कहता है, पर उसे डर है कि यह उन्हें मार देगा। लक्स कहता है कि अगर वे कुछ नहीं करते तो वैसे भी मर जाएंगे। लीशा को उसे भेजने पर मजबूर करता है। लक्स अपना रीलोड ऑन फायर सक्रिय करता है। लीशा उसे कोड भेजने की तैयारी करती है और वह रैग्नारॉक की ओर बढ़ता है। लक्स के भाई ने पूछा कि क्या वह सच में अपनी बहन को बचाएगा। उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं, रक्षक भी नहीं और उसका भविष्य आदर्श नहीं। लक्स का गुस्सा बढ़ता है और वह अपनी एंड एक्शन क्षमता सक्रिय करता है। तेजी से उड़ते हुए वह अपनी ओर आने वाली हर शाखा को उड़ा देता है। हालांकि उसका विनाश ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि लट्ठे उस पर हमला करने के लिए और मजबूत होते जाते हैं। उसे अपने भाई की बात याद आती है कि वह बदला नहीं है और उतना ही मूर्ख है जितना पहले था। लट्ठे उसके दिव्य वस्त्र से ऊर्जा चूसने लगते हैं, जबकि हेज उसे बताता है कि उसकी वजह से सब यहाँ मरने वाले हैं। फाई चिल्लाती है कि हेज गलत है। वह जानती है कि लक्स देश बदलने की कोशिश कर रहा है, भले ही वह बलिदान दे। इसी बीच लीशा लक्स को ओवर लिमिटर का कोड भेजती है। फाई लक्स से चिल्लाकर कहती है कि वह अपनी इच्छाओं के लिए लड़ता रहे।
हैरान है कि उसका रैग्नारोक क्यों हारा। तो लक्स का भाई बताता है कि लक्स केवल अपने ओवर लिमिटर की वजह से ही सफल हो पाया। हालांकि वह अंदर ही अंदर जानता है कि उसका छोटा भाई बहुत कमजोर दुश्मन है। बाद में उसी रात फाई लक्स के पास बैठती है उसकी देखभाल करने के लिए। वह लड़ाई के बाद बेहतर महसूस कर रही है और अब से बांसुरी का विरोध करने के लिए प्रशिक्षित हो गई है। वह उसे बताती है कि वह अब ठीक है क्योंकि उसने अपना वादा निभाया। राज्य में वापस आने पर उन्होंने लक्स के लिए एक और पार्टी रखी। एरी बताती है कि वहां की 4 लड़कियां उसकी सबसे अच्छी देखभाल करने के लिए झगड़ती रहीं। हेडमास्टर आती है और बताती है कि जल्द ही पूरे देश का सबसे बड़ा आयोजन फाउंडेशन फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन केवल लीशा ही उत्साहित नहीं है। बाद में लीशा ने लक्स को कुछ कहने को उकसाया, पर क्रुल्सिफर ने पहले ही उसे डेट पर जाने को कहा। शारिस ने बीच में टोक कर सीलस लक्स से दोस्ती गहरी करना चाहती थी। फई मांस खाकर लक्स से कहती है कि वह उसका मांस बेहतर खा सकती है। लीशा सबको बताती है कि उसका हेड गेम सबसे अच्छा है। सब नाराज हैं, तो हेडमास्टर ने लक्स से कहा कि वह द्वीप पर सबसे मेहनती 3 लड़कियां चुने। लक्स चुन नहीं पाया। एरी उसे पहली डेट पर ले जाती है और सावधान रहने को कहती है। साम्राज्य का हत्यारा ब्लेड, जो युद्ध का सबसे शक्तिशाली ड्रैग नाइट था, गायब है, इसलिए वह उसे विचलित न होने की चेतावनी देती है। उसकी पहली डेट शुरू होने वाली है और मिसेस जायंट मीटबॉल्स उसकी राय पूछती हैं। लक्स सूट पहनता है। किसी ने सोचा है कि वह हमेशा वह डॉग कॉलर क्यों पहनता है। सीलस उत्साहित है क्योंकि यह उसका पहला त्योहार है, लेकिन फिर कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसके कभी दोस्त नहीं थे। लक्स उसका हाथ पकड़ता है और वे दिन साथ बिताने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीलस कुछ अंगूर का रस पीती है। लक्स को अद्भुत कहती है कि अकादमी में अकेला लड़का होने पर भी सब उसे प्यार करते हैं। उसे उसकी तरह नफरत या टाला नहीं जाता, लेकिन वह कसम खाती है कि उसे हारेगी नहीं और सबसे मजबूत ड्रैग नाइट बनने की राह पर उसका पीछा करेगी। वह हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। तिल्फर को लगा कि लक्स ने आखिरकार एक लड़के जैसा व्यवहार किया और शारिस ने उनकी डेट में बाधा डालने के लिए माफी मांगी। सीलस ने अभी अभी एक अलग तरह का चरम अनुभव किया। अपनी अगली डेट पर वह कुल्सिफर के साथ रईसों के लिए एक शानदार बॉल में जाएगा। वह उसका स्वागत करती है और वे नाचना शुरू करते हैं। साथ साथ चलते हुए उसने अपने पहनावे पर उसकी राय पूछी। लक्स ने उसे राजकुमारी कहा और वे एक दूसरे के हाथों में खोए रहे। सूर्यास्त के समय क्रुल्सिफर बताती है कि उनका बटलर शायद अभी भी उनकी डेट देख रहा है। क्रुल्सिफर सोचती है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड कहलाना उसे धोखा देने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए वह उससे एक चुंबन मांगती है, भले ही वह सिर्फ दिखावा हो। लक्स मान जाता है और उसे चूमता है। मेरा लड़का एक लड़की से भी ज्यादा लड़कियों जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है। क्रुल्सिफर सोचती है कि उसे उससे मिला पहला चुंबन बहुत पसंद आया। फिर से लक्स इस राज्य के सबसे बड़े मांस के तोप देखने जाता है और वे एक चर्च में जाते हैं। फाई लक्स को अपनी गोद में लिटाती है ताकि वह अपनी डेट पर आराम कर सके, क्योंकि वह हमेशा बहुत मेहनत करता है। वह उससे कहती है कि वह ऐसे ही सो जाए। आराम करने पर वह उसे जगा देगी। उसकी पुरानी अदालत और द्वीप की यादें ताजा हो जाती हैं और वह खुश है कि लक्स हमेशा उसकी रक्षा के लिए मौजूद था। हेडमास्टर फी को उसे अभी चूमने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाद में लक्स लीशा के पास जाता है और वह उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं चुना। हालांकि वह मानती है कि सबने बहुत सुधार किया, इसलिए उसे अफसोस है कि उसने और मेहनत नहीं की। इससे भी जरूरी उसकी उससे एक निजी गुजारिश है। उसने उससे अपना नाइट बनने को कहा। आखिर वही अकेला ताकतवर है और उसे उसका राज पता है। लक्स उसे बताता है कि उसे अपराधी माना जाता है क्योंकि वह पूर्व साम्राज्य का राजकुमार है, लेकिन लीशा उसे इस पर विचार कर त्योहार के अंतिम दिन राष्ट्र को संबोधित करने से पहले बताने को कहती है। वह भाग जाती है और लक्स सोचता है कि क्या वह सच में इसके लिए उपयुक्त होगा। दूर एक रहस्यमयी आकृति उन पर मंडरा रही है। अगली सुबह एरी लक्स को घंटा घर पर बताता है कि वह त्योहार के द्वंद्वों में अपने ब्लैक ड्रैग नाइट को केवल 12 मिनट चला पाएगा। उसे हेड्स और साम्राज्य के हत्यारे ब्लेड से भी सावधान रहना होगा। एक महिला पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों बुलाया और लक्स ने तिरस्कार से अपनी तलवार निकाली, लेकिन लड़की अपने मालिक को देखकर खुश है और अपना परिचय देती है। उसका नाम योरुका है और वह लक्स को मारने नहीं आई, वह सिर्फ अपने मालिक की सेवा करने आई है। योरुका उससे उसका आदेश पूछती है, चाहे हत्या हो या छोटा काम, वह उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। एरी उसे ध्यान लगाने को कहती है और योरुका अपने पहले आदेश के लिए गिड़गिड़ाती है। लक्स कहता है कि जब उसे फुर्सत मिले तब बात करे, तो योरुका मान जाती है और निंजा की तरह भाग जाती है।
एरी उसे सतर्क रहने को कहती है, पर लक्स को लगता है वह मानेगी। उसे बस त्योहार के द्वंद्व के खत्म होने का इंतजार है। लक्स योरुका के साथ चलता है। वह उसे बताती है कि अगर वह चाहता तो सबको खत्म कर सकती थी। लक्स पूछता है कि इतने समय बाद वह उसकी सेवा करने क्यों आई। वह उसके अतीत को जानता है कि कैसे उसने उसके पिता से गिरे साम्राज्य को बचाने का अनुबंध किया था, लेकिन चूंकि वह मर चुका है उसे अब अनुबंध का पालन नहीं करना पड़ेगा। योरुका बताती है कि उसका शरीर अनुबंध की परवाह किए बिना साम्राज्य के आखिरी अंश तक लड़ेगा। वह उससे पूछती है कि वह लड़कियों को कब तक धोखा देने की सोच रहा है। आखिरकार वह इस पूरे देश को तबाह कर अपना खुद का बना सकता है। लक्स को लगता है वह मजाक कर रही है, पर योरुका उससे वादा करने को कहती है। वह चाहती है कि वह इस देश को तबाह कर आर्केडिया साम्राज्य बनाए, पर लक्स ऐसा करने से मना कर देता है। हवा का एक झोंका गुजरता है। लक्स अपना बचाव खो देता है। सेलेस अपना ड्रैग नाइट बुलाती है और योरुका भी अपना बुलाती है। लिशा सेलेस का साथ देती है, पर योरुका की तेजी उसके हमलों को रोक देती है। फी अपना ग्रैपलिंग हुक फेंककर उसे रोकती है, पर योरुका की क्षमता सक्रिय हो जाती है और वह फी के दिव्य वस्त्रों को नियंत्रित करने लगती है। लिशा के प्रक्षेप आपस में टकराने लगते हैं और योरुका एक बार फिर लक्स से पूछती है कि क्या वह अपना मन बदलेगा। अगर उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ तो वह इस देश का गुप्त प्लान भी बता देगी और फिर उनकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। एक कमरे में रोबोट लड़की खंडहरों को सक्रिय करती है। हेज अपनी योजना शुरू करने को उत्साहित है, पर योरुका खुश नहीं। सानिया को उस पर भरोसा करने पर संदेह है और हेज पूछता है, रुको, क्या यह लड़का लड़की है? हेज अपने सामने का गोला सक्रिय करता है और चालाकी से मुस्कुराता है। परिषद कक्ष में राष्ट्र नेता लक्स से साम्राज्य गिराने की विरोधी योजनाओं पर चर्चा हेतु मिले। वे बताते हैं कि ऑल ड्रैगन बैटल ड्रैग नाइट टूर्नामेंट के बाद दुश्मन अपनी योजनाएं पूरी करेंगे। चूंकि टूर्नामेंट के बाद साम्राज्य के सभी ड्रैग नाइट्स क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, वे लक्स को अपना अंतिम त्रुप का इक्का बनाना चाहते हैं। उन्हें आसपास के गांवों में 100 से अधिक एबिस मिले हैं और वे चाहते हैं कि लक्स उन सभी को बाहर निकाले और एक मोहरे के रूप में काम करे। एरी को अनुचित लगता है, पर लक्स अनिच्छा से मान जाता है। एक और शर्त है, लक्स को ऑनर ड्रैगन टूर्नामेंट भी जीतना होगा। लीशा की दुकान पर लक्स उसे अपना वाइवर्न बदलने को कहता है, बिना कारण बताए। लीशा मान जाती है और चली जाती है, पर लक्स को लगता है कोई उस पर नजर रख रहा है। वह पदचिन्हों का पीछा करता है और योरुका को ढूंढ लेता है। वह उसे फिर से देखकर उत्साहित है। उसे हैरानी है कि वह आज रात क्यों नहीं लड़ना चाहता, पर लक्स को उसका पुराना अनुबंध निभाना समझ नहीं आता। योरुका अपने दिवंगत छोटे भाई के लिए ऐसा कर रही है क्योंकि जन्म से ही वह खून की प्यास भांपकर मार सकती थी। उनके पिता की बीमारी से मृत्यु हुई तो योरुका और उनके जुड़वां भाई को देश विरासत में मिला। जल्द ही आर्केडिया साम्राज्य ने उनका देश नष्ट कर दिया और लक्स को याद है कि उसके पिता ने योरुका के भाई को बंधक बना लिया था। योरुका भावुक होकर लक्स से कहती है कि वह उसके छोटे भाई जैसा दिखता है। वह बताती है कि उसका भाई बहुत पहले मारा गया था। मृत भाई के प्रति वफादारी ही उसे लड़ने और अनुबंध निभाने पर मजबूर करती है। वह उसे कल के टूर्नामेंट में सावधान रहने की चेतावनी देकर चली जाती है। अगली सुबह ऑल ड्रैगन टूर्नामेंट शुरू हुआ। पहले दिन एकल लड़ाइयां होंगी और दूसरे दिन समूह लड़ाइयां। लक्स ने लड़ाई शुरू की, पर प्रतिद्वंद्वी शक्ति और गति में उससे बेहतर थी। वह उसके वारों को रोकती हुई फुर्ती से ड्रैग राइड चलाकर दूरी कम करती है। वॉर करने की कोशिश करते ही लक्स उसे हॉलिंग रोर से दूर कर देता है। दूर धकेले जाने पर उसने लक्स को चौंकाने के लिए अपनी तलवार उसकी ओर फेंकी। हालांकि लक्स तलवार पकड़ लेता है और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर फेंकता है। उसे हराकर मैच जीत जाता है। उसने पहले कभी जीतने की कोशिश नहीं की क्योंकि आमतौर पर वह समय सीमा समाप्त होने तक हमेशा भाग जाता था। सभी मैच जीतने के बाद लक्स मोहरा बनने चला। टूर्नामेंट मैच शुरू होने वाला है। लीशा को मैच खत्म करने हैं। ये बराबरी का मुकाबला था, पर बीच में ही लीशा के कवच ने आदेश मानना बंद कर दिया। एक हरी आभा उसके कवच पर हावी होने लगी और वह भीड़ पर गोली चलाने लगी। जैसे ही उसने अपनी अंतिम तोप तैयार की, क्रुल्सिफर ने उसे फ्रीजिंग तोप से रोक दिया। नेताओं ने राजकुमारी को भीड़ की हत्या के आरोप में हटा दिया। क्रुल्सिफर और बाकी उसकी बेगुनाही मानते हैं, पर असली स्रोत मिलने तक आज्ञा मानने को कहते हैं। इधर लक्स एबिस वाली गुफा पहुंचा, पर तुरंत उस पर हमला हुआ। वह हमलों से बचा और सानिया ने लक्स के खिलाफ एबिस को तैयार करने के लिए सीटी बजाई। वह योजनानुसार अपने गढ़ की ओर उड़ता है और पहुंच जाता है। ड्रैग नाइट्स रसातल पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। वे पूरी दोपहर उन्हें खत्म करते रहे, लेकिन लीशा के कैद होने के बाद एरी ने बाकी लड़कियों को लक्स की योजना का सच बताया।
लक्स की मदद के लिए क्रुल्सिफर ने लीशा का मसला सुलझाने और योरुका को उसकी क्षमता से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खत्म करने का सुझाव दिया। लक्स बिस्तर पर लेटा सोचता है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, तभी उसे बाहर गोलीबारी और तबाही सुनाई देती है। उसका सारा समर्थन खत्म हो गया है और बाकी सेना जल्दी आ गई है। ये शुरू से ही उनकी मास्टर योजना थी और दुश्मन सेना अभी देश की दीवारें तोड़ रही है। लक्स दुश्मन नेता को खोजते हुए गोलियों से बचता है, जो अंततः सामने आता है। उसकी योजना लीशा को निशाना बनाना और उसका साम्राज्य पलटना था, पर लक्स उसे ऐसा करने नहीं देगा। वह अपनी तलवार निकालता है और उसकी ओर दौड़ता है। जब वे एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका प्रतिद्वंद्वी उसे एक रहस्य बताता है। रैग्नारोक से भी कुछ बड़ा और शक्तिशाली देश को तबाह करने आ रहा है। दूर उसे कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वह विशाल योद्धा को देखता है। यह 5वां खंडहर है और लक्स का अकेला वाइवर्न इसका या सैनिकों का सामना नहीं कर पाएगा। लक्स जानता है कि वह अपनी ब्लैक ड्रैग राइड का 12 मिनट तक इस्तेमाल कर सकता है। विशालकाय देश के करीब आता जा रहा है, पर लक्स का काला दिव्य वस्त्र विशालकाय की ओर बढ़ते हुए शत्रुओं का नाश करता है। वेलवेट लक्स की समय सीमा जानता था और उसे अपने जाल में फंसा लिया था। लक्स हॉलिंग रोड से बचाव का प्रयास करता है, पर वेलवेट तुरंत संतुलन बनाकर लक्स की ओर झपटता है और उसका हाथ फाड़ देता है। हालांकि यह काले दिव्य वस्त्र की असली भुजा नहीं है और लक्स अपनी काली तलवार निकालता है। दूसरा कवच दुश्मन को भ्रमित करने के लिए काले कवच वाला एक वाइवर्न था। वेलवेट का गुस्सा बढ़ता है और वह लक्स की ओर दौड़ता है, लेकिन लक्स उसे तुरंत निपटाकर विशालकाय की ओर बढ़ता है। लक्सेरी से मिलता है और वह उसे लीशा की हालत बताती है। उसी समय सानिया उसकी जेल कोठरी में घुसकर उसे विशाल योद्धा दिखाती है, जो उसके देश को तबाह करने आ रहा है। सैनिक उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेस उसे नष्ट करने का आदेश देता है। हथियार लैस होकर पल भर में लड़ रहे सभी ड्रैग नाइट्स को नष्ट कर देते हैं। सानिया यहाँ और अनावश्यक क्षति रोकने आई है। देश बचाने के लिए लीशा को कमान छोड़नी होगी। लीशा मना करती है, जानती है लक्स ने साथ लड़ने का वादा किया था। सानिया ने लीशा के पेट के बारे में कुछ दिलचस्प सुना है, इसलिए उसने आदमियों से उसका घेरा हटाने को कहा ताकि वह देख सके। लीशा मन ही मन लक्स के आने और उसे बचाने की कामना करती है और उसी पल दीवारें टूट जाती हैं और लक्स लीशा को बचाने आ गया है। सानिया और उसके गुंडे भाग गए। लीशा अपना आपा खोने और देश के खिलाफ होने पर माफी मांगती है, लेकिन लक्स उसे तलवार देता है। वह जानता है कि यह हेज का काम था, पर कहता है कि अगर कोई और उसे स्वीकार नहीं करता तो वह करेगा, क्योंकि भले ही दुनिया उसे स्वीकार न करे, वह तब तक लड़ेगा जब तक लीशा उसे स्वीकार करती है। उसने हाथ दिया और वह लड़ने को तैयार हो गई। दानव देश की दीवारों पर है, पर क्रुल्सिफर उस पर वार करता है। दानव उसे नष्ट करने ही वाला था कि फी ने ग्रैपलिंग हुक से योद्धा की बांह खींची। दानव फिर पूरे देश को नष्ट करने आगे बढ़ा, पर लीशा की आवाज आकाश में गूंजी। उसने गुरुत्वाकर्षण हथियार चलाया, फिर भी दानव बढ़ता रहा और उसका हथियार बेअसर कर दिया। लक्स ने लीशा का हाथ पकड़ा, कहते हुए कि वह अपनी रीलोड ऑन फायर ऊर्जा उसके ग्रेविटी वेपन में देगा। उसके सांत्वना भरे शब्दों ने लीशा को प्रोत्साहित किया और लक्स ने लीशा के ग्रेविटी वेपन के साथ अपनी रीलोड ऑन फायर को सक्रिय किया। जादुई ऊर्जा आकाश में बनती है, राक्षस को गिराती है, फिर उसे नीचे खींचती है और क्रुल्सिफर अपनी जमा देने वाली टोप से उसे जमीन पर जमा देती है। विशालकाय 10 मिनट तक अचल है। हेज खुशी से पागल है। विद्रोही सेना अभी भी देश पर हमला कर रही है, तो लक्स क्रुल्सिफर और फे को उनसे निपटने का आदेश देता है, जबकि वह विशालकाय से निपटता है। लीशा आती है, उसे धन्यवाद देती है कि वह हमेशा उसे सहज महसूस कराता है। हालांकि लक्स को कुछ गड़बड़ लगती है और वह लीशा को दूर धकेल देता है। शहर आधा बटा है और हेजफ अंततः अपनी ड्रैग राइड पेश करता है। क्रुल्सिफर और फाई शहर में सेना संभालते हैं। सानिया महल पर धावा बोलकर आदेश मनवाती है। तभी पीछे से सेलिस तुरंत हमला करती है। वह इस बार इसे खत्म करने की कसम खाती है। सानिया शहर को तबाह करने के लिए एस्ट्रल लाइन सक्रिय करती है। उसी समय लीशा हेज की दोधारी तलवार से टकराती है, लेकिन आमने सामने आते ही हेज उसे दूर कर देता है। हालांकि हेज देखता है कि लक्स गायब हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक विशाल रोशनी उसे लगभग जला देती है। वह उस पर अपने प्रक्षेप दागती है और वह उनसे लड़ने की कोशिश करता है। लक्स कंट्रोल रूम की तलाश में आगे बढ़ता है, जहां उसे गुलाबों के खेत में योरुका मिलती है। वह कहती है कि साम्राज्य की नई नेता उसकी बहन ही होगी, लेकिन लक्स को अब उसे हराने का एक कारण मिल गया है। उसे बचाने के लिए योरुका हंसती है और तुरंत उसकी ओर गायब हो जाती है। योरुका बताती है पिता के गार्ड्स ने उसे मारा। वे पूरी लड़ाई का दोष भाई पर मढ़कर उसका सिर काट दिया।
जब से उसके भाई का अंत हुआ, योरुका ने हार मान ली और खुद को भी उसी नियति के हवाले कर दिया। लेकिन लक्स कहता है कि वह गलत है, क्योंकि वह अब भी ऐसे किसी को जानता है जो बेहतर साम्राज्य बनाने तक हार नहीं मानेगा। योरुका कहती है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है और उसके चारों ओर का क्षेत्र काला हो जाता है। पलक झपकते ही वह उसकी ओर गायब हो जाती है और लक्स सोचता है कि यह कैसे हुआ। योरुका बताती हैं, चेतना सांस जैसी है, कितनी भी एकाग्रता करो यह बाधित होगी। वह उसके पीछे गायब होकर हमला करती है, उससे भिड़ती रहती है और वह उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लक्स हार नहीं मानेगी, क्योंकि जिस तरह उसने अपने भाई के साथ उस आदर्श की कामना की थी, वह उसके लिए लड़ेगी। वह इस नए साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी भावनाओं से उपजे हाव भाव उसकी कमजोरी का राज थे। इतने समय से लक्स अपना साम्राज्य बदल रहा है। अपने साम्राज्य को नष्ट कर बेहतर बनाने के लिए उसने गद्दारी की। योरुका को समझ आया कि वह अकेले ही अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहा था। सेलिस ने सानिया को खत्म किया, पर जमीन हिलने लगी। रोबोट लड़की अंतिम आदेश देती है और हैज लिशा को उसके अंत के लिए तैयार रहने को कहता है। उसे गिराते ही लक्स बचाने आता है। विशालकाय अंदर से आंख निकालता है। 30 सेकंड में देश को तबाह करने को डेथ स्टार जैसा कुछ तैयार करता है। लड़की उलटी गिनती शुरू करती है, पर योरुका अंदर का सफेद मोती नष्ट कर देती है और रोबोट लड़की सो जाती है। विशालकाय हथियार निष्क्रिय हो जाता है और हेज को पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। वह खुद मोर्चा संभालता है, पर लिशा उसे लक्स पर हमला करने से रोकती है। तलवार के एक वार से वह उसे दूर कर देता है। लिशा गिरती है और लक्स उसे बचाता है। उसी रात त्योहारों के बाद लिशा राष्ट्र को संबोधित करती है। आज उसने अपना नाइट चुना है और वह लक्स ही होगा, भले ही वह आर्केडिया साम्राज्य का पूर्व राजकुमार हो। लक्स आर्केडिया उसकी सेवा करेगा। शहर वाले इसे विवादास्पद मानते हैं, पर लक्स उसे हिम्मत देने के लिए उसका हाथ थामती है। लिशा आत्मविश्वास से बताती है कि पिछले कुछ महीनों से वह इस आदमी के साथ थी और केवल उसी के नैतिक मूल्य उससे मिलते हैं। देश के खातिर लिशा चाहती है कि लोग दूसरों को उनके अतीत के आधार पर आंकना बंद करें और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। लक्स को अपना भरोसेमंद नाइट चुनना इसका प्रमाण है। उसे उम्मीद है कि लोग उसे इस साम्राज्य के सदस्य के रूप में स्वीकार करेंगे और वह सभी लोगों को नमन करती है। उसके राष्ट्रीय संबोधन पर सब तालियां बजाते और जयकार करते हैं और लक्स उसका हाथ पकड़े हुए है। लिशा उसे देखकर मुस्कुराती है। भाषण के बाद लक्स उसे बधाई देता है और खुश है कि वह भाषण के दौरान उसे स्वीकार कर पाई। जब वह बात करता रहता है तो उसे दूर एक रहस्यमयी आकृति दिखती है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है, जो उसी की तरह काली तलवार चलाता है। वह मुस्कुराता है, अपनी हुड पहनता है और गायब हो जाता है।